पुलिस सुरक्षा के अंतर्गत रिया शर्मा एक अलग कक्ष में पहुंची। उसके साथ केवल आन्या सिंघानिया और शिखा मेनन थीं। तीनों स्त्रियों के एक और अदिति चौहान क्रोध से वीर वर्मा को घूर रही थी। मिस्टर वीर, आपने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की और बस हत्यारे को भागते हुए देखते रहे? अदिति चौहान ने दांत पीसते हुए तर्कहीन आरोप लगाया। उसकी दृष्टि में यदि वीर ने कार्यवाही की होती तो वह निश्चित रूप से हत्यारे को पकड़ सकता था। हत्यारे द्वारा फेंका गया विषैला बाण प्रमाण के रूप में एकत्र कर लिया गया था, परंतु वीर वर्मा के प्रति उसका असंतोष बहुत तीव्र था। वीर वर्मा क्रोधित था और अब उसी पर दोष मढ़ा जा रहा था। क्यों? यदि उसने समय पर कार्यवाही न की होती तो रिया शर्मा का मृत्यु से बचना संभव नहीं था। फिर भी अदिति चौहान ने उसे धन्यवाद नहीं दिया और उल्टे उसी पर दोषारोपण किया, जिससे वो अत्यंत अवसाद में था। सच कहूं तो यदि वीर वर्मा ने कार्यवाही की होती तो उस सेवक के पास भागने का कोई अवसर नहीं होता। यद्यपि इस स्थिति में कि कोई अन्य हत्यारा रिया शर्मा पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा हो, उसने उस सेवक का पीछा न करने का निश्चय किया। इसके अतिरिक्त उसका प्राथमिक लक्ष्य ये सुनिश्चित करना था कि आन्या सिंघानिया को कोई हानि न पहुंचे। अपने हिस्से का कार्य पूरी निष्ठा से करना पहले से ही सराहनीय था। मैंने आज तक तुमसे अधिक तर्कहीन स्त्री नहीं देखी। मेरे सामने बोलना बंद करो और यहाँ से चली जाओ, वीर वर्मा ने कठोरता से डांटा, ये सोचते हुए कि यदि अदिति चौहान उसके सामने धौंस जमाना चाहती है तो पहले उसे कुछ योग्यता की आवश्यकता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे डांटो? अदिति चौहान ने अविश्वास से कहा। नियम के अनुसार मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता, परंतु मुझे तुम्हें कुछ थप्पड़ मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम स्वयं को समझती क्या हो? मैं तुम्हारा अधीनस्थ नहीं हूँ और हम परिचित भी नहीं हैं। मुझ पर अपनी प्रभुता स्थापित करने का प्रयास मत करो। तुम स्वयं को समझती क्या हो? वीर वर्मा ने रोषपूर्वक उत्तर दिया। ये कहने के पश्चात वीर वर्मा ने अपने लिए बैठने का एक स्थान खोज लिया। अदिति चौहान पर ध्यान देने का कष्ट नहीं किया। तुम? अदिति चौहान ने वीर वर्मा की ओर संकेत किया। वह इतनी क्रोधित थी कि बोल नहीं पा रही थी। उसका वक्षस्थल तीव्रता से ऊपर नीचे हो रहा था। वह ऐसी व्यक्ति थी जिससे दूसरे सामान्यतः बचते थे, फिर भी अब उसे कठोरता से फटकार लगाई जा रही थी, जिससे उसके हृदय में शिकायत की एक लहर दौड़ गई। अधिकारी अदिति, यदि वीर वर्मा के हस्तक्षेप के बिना मैं संकट में पड़ सकती थी। शांत हो जाओ, क्रोधित मत हो। रिया शर्मा, आघात से थोड़ा उबरने के पश्चात जब उसे वीर वर्मा द्वारा उसका लाभ उठाने की अपनी गलतफहमी स्मरण आई तो वह बहुत लज्जित हुई। तुम सीईओ की मित्र के लिए क्यों बोल रही हो? वीर वर्मा तुम्हारा अधीनस्थ नहीं है और तुम पुलिस वाले किसी की रक्षा भी नहीं कर सके। ये लगभग एक आपदा में समाप्त हो गया था। तुम न केवल वीर वर्मा को धन्यवाद नहीं देती, बल्कि वह उदारतापूर्वक तुमसे तर्क नहीं करता और तुम उसे डांटने का साहस करती हो। क्या सभी पुलिस अधिकारी तुम्हारी तरह कृतघ्न मूर्ख होते हैं? शिखा मेनन ने उपहास किया। उसके शब्द वीर वर्मा के पक्ष में थे। अधिकारी अदिति, यदि तुम सच में इतनी परेशान हो तो कहीं शांत स्थान पर जाकर अपना सिर दीवार से मारो। वीर वर्मा तुम्हारा क्रोध निकालने का साधन नहीं है कि जब चाहे डांट दिया। आन्या सिंघानिया ने अदिति चौहान को क्रूरता से घूरा। अदिति चौहान का वीर वर्मा को डांटना ऐसा लगा जैसे उसे स्वयं डांटा जा रहा हो और वह इसे सहन नहीं कर सकती थी। अदिति चौहान धीरे धीरे अपनी सहजता में लौटी। उसे ये बोध हुआ कि उसने अपना आपा खो दिया था और दूसरों पर बरसना उसकी मूर्खतापूर्ण भूल थी। उसने क्षमाप्रार्थी दृष्टि से तीनों स्त्रियों की ओर देखा और फिर वीर वर्मा के पास पहुंची, उसे अपनी मुट्ठी से हल्के से छुआ और गंभीरता से कहा, तुम एक बड़े पुरुष हो और अभी भी मन में बात रखे हुए हो। तुम्हारा मन इतना संकीर्ण कैसे हो सकता है? मैंने पहले जो किया वह गलत था। तुम्हें इसे हृदय से नहीं लगाना चाहिए। वीर वर्मा पूरी तरह से तंग आ चुका था। क्या कोई इस प्रकार क्षमा मांगता है? अब ये भी कहा जा रहा था कि वह संकीर्ण सोच वाला है। उसने असहाय होकर अदिति चौहान की ओर देखा और स्पष्ट रूप से कहा, कोई बात नहीं, मैं क्रोधित नहीं हूँ। पहले तो बस एक जंगली कुत्ता यूं ही भौंक रहा था। मुझे क्रोधित क्यों होना चाहिए? एक जंगली कुत्ते पर क्रोधित होना, क्या ये स्वयं को नीचा दिखाना नहीं है? क्या तुम पुरुष भी हो? मैंने पहले कभी किसी से क्षमा नहीं मांगी और मैं तुमसे क्षमा मांग रही हूँ। फिर भी तुम आक्रामक हो रहे हो और तुमने मुझे जंगली कुत्ता भी कहा। ये बहुत अधिक है। अदिति चौहान की आंखों में आंसू भर आए क्योंकि उसे अत्यंत अपमानित अनुभव हुआ। ठीक है, मैं तुमसे क्रोधित नहीं होऊंगा। कृपया रो मत, अन्यथा लोग सोच सकते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है। वीर वर्मा ने अदिति चौहान के भावों को देखकर अपने भीतर थोड़ी चिंता अनुभव की और कुछ पश्चाताप करने लगा। वह बता सकता था कि अदिति चौहान लाड़ प्यार में पली बड़ी, बुराई के विरुद्ध धर्म के साथ खड़ी थी। उसका दबंग स्वभाव एक आदत थी, न कि कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध। इसके अतिरिक्त अदिति चौहान आसानी से क्षमा मांगने वालों में से नहीं थी और उसकी क्षमा प्राप्त करने में उसे बहुत साहस लगा होगा। यदि वो मन में बात रखना जारी रखता तो वह सचमुच संकीर्ण सोच वाला होता। मैं रोने वाली नहीं हूँ। अदिति चौहान ने हठपूर्वक मुंह फुलाया और प्रतिवाद किया, जाओ और स्वयं को नीचा दिखाओ, मैं परेशान नहीं होने वाली।
ठीक है, मैं स्वयं को नीचा दिखा रहा हूँ। ठीक है। वीर वर्मा ने हार मान ली। जब तक इससे अदिति चौहान को अच्छा अनुभव हो, उसकी ओर से थोड़ी सी शिकायत कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिर उसने एक बार लापरवाही से उसकी पैंट फाड़ दी थी। वीर वर्मा के व्यवहार ने तीनों स्त्रियों की आंखों में चमक ला दी। उसका अदिति चौहान को लज्जित होने से बचाने के लिए दोष अपने ऊपर लेने को तैयार होना, ये पूरी तरह से मर्दाना था। अदिति चौहान को अब बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था और उसने धीमी ध्वनि में कहा, चिढ़ाने वाला पुरुष इतना भी घृणित नहीं है। कैप्टन, कैप्टन, बाहर कोई क्लब में बलपूर्वक प्रवेश कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए? इस बिंदु पर अदिति चौहान के कान के उपकरण से एक ध्वनि आई। यदि वे मेरी बंदूक की नोक पर आना चाहते हैं तो वे जीने से ऊब चुके होंगे। अदिति चौहान ने बड़बड़ाते हुए मुड़कर बाहर चली गई। क्लब के बाहर प्रवेश द्वार पर पुलिसकर्मी बंदूकें लेकर पहरा दे रहे थे। सामने दो युवकों का सामना कर रहे थे। ये दो युवक कोई और नहीं बल्कि विक्रांत खन्ना और रोहन मेहरा थे, जो समाचार मिलते ही दौड़े चले आए थे। यद्यपि जब तक वे पहुंचे, हत्यारे का हत्या का प्रयास विफल हो चुका था और क्लब की पूरी परिधि पर कड़ी निगरानी रखी गई थी, जिससे दोनों का प्रवेश करना अत्यंत कठिन हो गया था। रोहन मेहरा ने अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पर लापरवाही से एक दृष्टि डाली और छेड़ा, विक्रांत खन्ना, तुम कुशल नहीं हो क्या? अब तुम असहाय हो, एक छोटे से क्लब में भी प्रवेश नहीं कर सकते। हास्यास्पद, तुम आलोचना करने की स्थिति में नहीं हो, विक्रांत खन्ना ने अप्रसन्नता से कहा। दोनों ने और बात नहीं की, शत्रुतापूर्ण दृष्टि का आदान प्रदान किया और अपना ध्यान क्लब में प्रवेश करने के उपाय पर केंद्रित किया। मैं रोहन मेहरा हूं, तुम छोटे दुष्टों, हमारे करदाताओं के धन का प्रयोग मेरे सामने अकड़ दिखाने के लिए कर रहे हो। क्या तुम अपनी नौकरी रखना चाहते हो? यदि मैंने एक फोन कर दिया तो तुम अपनी रोजी रोटी खो दोगे। रोहन मेहरा धूर्तता से हंसा। मैं विक्रांत खन्ना हूं, यदि तुमने मुझे फिर से रोकने का साहस किया तो मैं तुम्हारी सदस्यता छीन लूंगा और तुम्हें कभी नौकरी नहीं मिलेगी, विक्रांत खन्ना ने गंभीर स्वर में कहा। रिया शर्मा के जन्मदिन की पार्टी जैसे आयोजन में दोनों का उपस्थित हो पाना उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रशंसा थी। सामान्यतः ऐसे किसी भी आयोजन में वे निस्संदेह सम्मानित अतिथि होते, उन्हें रोकने का साहस करना काफी दुस्साहसी था। ये जासूस सभी अदिति चौहान के अधीनस्थ थे और वे रोहन मेहरा और विक्रांत खन्ना दोनों को जानते थे। जैसे ही दोनों ने अपने नाम बताए, उनके हृदय और भी कांप गए। ऐसे व्यक्तियों को भड़काना जो उन्हें कुचलकर कष्ट दे सकते थे, निश्चित रूप से किसी अच्छे परिणाम की ओर नहीं ले जाएगा। मुख्यालय ने अनधिकृत घुसपैठियों के लिए कठोर दंड का आदेश दिया है। आप दोनों का विशेष स्थान है, हमारे लिए इसे कठिन न बनाएं, प्रमुख जासूस ने कड़वाहट से कहा। अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान दोनों पुरुषों की हैसियत से डरने के उपरांत भी जासूस उन्हें बिल्कुल अंदर नहीं जाने देते। मुझ पर बंदूक तानने का साहस तुम्हारी मृत्यु की इच्छा होगी। तुम लोग समाप्त हो गए। एक बार जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं तुम्हारे प्रमुख से मिलने जा रहा हूं और तुम सबको पुलिस थाने से बाहर निकलवा दूंगा। विक्रांत खन्ना और रोहन मेहरा निडरता से कदम दर कदम आगे बढ़े, जबकि जासूस अपनी बंदूकें पकड़े हुए गर्म तवे पर चींटियों की तरह कदम दर कदम पीछे हटे, अत्यंत चिंतित। उनके पास ऊपर से आदेश थे जिनका उन्हें पालन करना था, फिर भी दोनों के विरुद्ध कोई भी अत्यधिक कार्यवाही करने का साहस नहीं कर सके। गोली चलाना क्या परिहास है? भले ही उनके पास 1,00,000 हिम्मत होती, वे ऐसा करने का साहस नहीं करते। दोनों कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। यदि विनती करने से दोनों चले जाते और उन्हें बख्श देते तो वे घुटने टेककर याचना करने को तैयार होते। कौन अंधा मूर्ख मेरे सामने इतना उग्र होने का साहस करता है? अदिति चौहान आक्रामक रूप से बाहर निकली, एक उग्र तेज बिखेर रही थी। कैप्टन, जासूसों ने राहत की सांस ली और चुपचाप जयकार की। प्रत्येक ने आनंद की एक झलक दिखाई। उन्होंने अपनी सारी आशाएं कैप्टन पर लगा दी। स्वेच्छा से एक मार्ग साफ करते हुए अदिति चौहान को कृतज्ञता से देख रहे थे। यह वह टायरानोसॉरस। विक्रांत खन्ना का हृदय कांप गया, उसकी आंखों में भय का भाव प्रकट हुआ। उसे अपना बचपन स्मरण हो आया। यही वो स्त्री थी जो उसके सामने थी, जिसने अपनी मुट्ठियों से उसके बचपन पर एक अमिट छाया छोड़ी थी। कुछ छवियां विक्रांत खन्ना के मन में उभरी, जिसमें अदिति चौहान अपनी मुट्ठियों और पैरों का प्रयोग करके दूसरों को बुराई से लड़ने और अच्छाई को बढ़ावा देने की आड़ में दंडित कर रही थी, जिससे उन्हें आंसू और चीखों की कोई कमी नहीं हुई। अफवाह है कि वह एक गुप्त इकाई में सम्मिलित हो गई थी। वह यहाँ कैसे हो सकती है? विक्रांत खन्ना आंतरिक रूप से चिंतित था, अत्यंत असहज। विक्रांत खन्ना स्वयं को एक कदम पीछे हटने से नहीं रोक सका। उसका पिछला सारा अहंकार लुप्त हो गया। यद्यपि रोहन मेहरा अदिति चौहान को नहीं जानता था, विक्रांत खन्ना के भाव और प्रतिक्रिया से उसने तीव्रता से यह अनुभव किया कि विक्रांत खन्ना के शक्ल में उसके सामने ये सुंदर स्त्री संभवतः बहुत उच्च पद पर थी और निश्चित रूप से कोई ऐसी व्यक्ति थी जिससे उलझना नहीं चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब पीछे हटना है। आन्या सिंघानिया का पीछा करने के बहुत अवसर मिलेंगे।
उसे मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। यदि कुछ भी गलत हुआ तो वह तुरंत चला जाएगा, यहाँ नहीं रुक सकता। रोहन मेहरा ने शीघ्रता से विचार किया और पहले से ही भागने के लिए तैयार था। विक्रांत खन्ना ने स्वयं को शांत दिखाने के लिए विवश किया, अपने बचपन की छायाओं को दबाते हुए, और अदिति चौहान पर कमजोर स्वर में चिल्लाया, अदिति चौहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये लोग तुम्हारी सुनते हैं, है ना? उन्हें हटने के लिए कहो। मुझे किसी को खोजना है। किसी को खोजना है? किसे? अदिति चौहान ने भौहें सिकोड़ी। अदिति चौहान को भौहें सिकोड़ते देख विक्रांत खन्ना का हृदय कांप गया और वह जोर से चिल्लाया, मैं आन्या सिंघानिया को खोजना चाहता हूँ। वह स्त्री है जिस पर मैंने अपनी दृष्टि डाली है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरे मामले से दूर रहो। तुम्हें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। हम अलग अलग क्षेत्रों में हैं, मुझे रोको मत। तुम मेरे पुत्र नहीं हो, मैं तुम्हारी चिंता क्यों करूं? तुम्हें लगता है कि आन्या सिंघानिया तुम जैसे दुष्ट को पसंद करेगी? मैंने तुम्हारी बुरी प्रतिष्ठा के बारे में थोड़ा सुना है। दफा हो जाओ, मेरे सामने आने का प्रयास मत करो, अन्यथा मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। अदिति चौहान ने अपना हाथ हिलाया, बहुत घृणा से उसे दूर भगाया। अदिति चौहान, यदि तुम में हिम्मत है तो मेरे एक बाल को छूने का प्रयास करो, मैं तुमसे नहीं डरता। विक्रांत खन्ना भी क्रोधित हो गया। उसका जीवन सब कुछ सम्मान के बारे में था और वह अदिति चौहान द्वारा किए गए अपमान को निगल नहीं सका। तुम्हें नहीं मार रही केवल इसलिए कि मुझे अपने हाथ गंदे होने का भय है। यदि तुम अभी दफा नहीं हुए तो मुझे तुम में एक छेद करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम सच में मूर्ख हो। क्या तुम्हारा सिर दलिया से भरा है? क्या तुमने चारों ओर भारी सुरक्षा नहीं देखी, हवा में बारूद की गंध के साथ इस समय अंदर घुसने का साहस? मैं देख रही हूं कि तुम पूरी तरह से मूर्ख हो। मैं तुम्हें सीधे सीधे बताती हूं, अभी अभी एक हत्या का प्रयास हुआ है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देती हूं। यदि तुम यहां से नहीं गए तो मैं तुम्हें शत्रु से मिलीभगत करने और हत्यारे को भागने में सहायता करने के अपराध में इसी स्थान पर गोली मार दूंगी। जीना चाहते हो या मरना, ये तुम पर निर्भर है। मैं वास्तव में चाहूंगी कि तुम मुझे परखो और मुझे तुम्हें ये दिखाने दो कि क्या मैं गोली चलाने का साहस करती हूँ। तुमने शायद वह दृश्य नहीं देखा होगा जहां सिर फट जाता है और मस्तिष्क और रक्त बाहर बहने लगता है। मैं विशेष रूप से उत्सुक हूं कि तुम संसार को देखो। अदिति चौहान ने बंदूक पकड़ी, उसे विक्रांत खन्ना के सिर पर तान दिया। तुम पागल हो, मैं तुमसे यह मामला समाप्त नहीं करूंगा। बस प्रतीक्षा करो और देखो। विक्रांत खन्ना ने एक उग्र टिप्पणी छोड़ी और शीघ्रता से भाग गया। वो अच्छी तरह जानता था कि अदिति चौहान वास्तव में गोली चलाने का साहस करेगी। उसने ये तब किया था जब वे छोटे थे। वो और अधिक समय तक वहां रुकने का साहस कैसे कर सकता था? यदि एक गोली की ध्वनि गूंजती तो उसे निश्चित रूप से एक गोली खिलाई जाती। वह मरना नहीं चाहता था। इस बीच उसने कुछ असामान्य भी अनुभव किया। यद्यपि वह लाड़ प्यार में पला था, वह मूर्ख नहीं था। उसकी अंतर्ज्ञान अच्छा था। उसे अदिति चौहान के शब्दों पर एक अंश भी संदेह नहीं था। उन जासूसों का संदिग्ध रवैया भी एक बड़ा लाल झंडा था। वे सामान्य परिस्थितियों में उसे कैसे रोक सकते थे? एक विशेष कार्य को निष्पादित करने के अतिरिक्त वह दूसरी संभावना के बारे में नहीं सोच सकता था। 3 सेकंड तो दूर, विक्रांत खन्ना 1 सेकंड से भी कम समय में जीवन बचाने की गति से भाग गया। रोहन मेहरा के सिर में एक भनभनाहट हुई। विक्रांत खन्ना को भागते देख आश्चर्य से घूर रहा था। सदमे में वह वहां खड़ा रहा, यह नहीं जानता कि क्या करे। स्वयं से बार बार बड़बड़ा रहा था, क्या यह अभी भी वही विक्रांत खन्ना है जिसे मैं जानता हूं? क्या वह हमेशा अहंकारी और निडर नहीं था? वह अब इतना डरा हुआ कैसे हो सकता है? और तुम क्या चाहते हो? अदिति चौहान ने उसे द्वेषपूर्ण दृष्टि से देखा, बंदूक रोहन मेहरा पर तान दी। रोहन मेहरा पूरे शरीर में कांप गया, डर के मारे शीघ्रता से भाग गया। काय? अदिति चौहान ने थूका, मुड़ी और क्लब हाउस में चली गई। जासूस चकित थे। कैप्टन इतनी प्रभावशाली थी, इतनी दबंग? परंतु वे विक्रांत खन्ना और रोहन मेहरा हैं, दोनों विशेष हैसियत वाले। फिर भी कैप्टन के सामने वे बिल्ली को देखते ही चूहे की तरह थे। कैप्टन, उसकी असली पहचान क्या है? जासूस? अदिति चौहान की जाती हुई वीर आकृति को देखते हुए आंखें फाड़े और मुंह खोले हुए थे। दूर से विक्रांत खन्ना ने अदिति चौहान की जाती हुई आकृति को घूरते हुए ठंडा पसीना पोंछा। इसी प्रकार रोहन मेहरा बने हुए भय के साथ देख रहा था। उसने मूल रूप से विक्रांत खन्ना से यह पूछने की योजना बनाई थी कि अदिति चौहान की क्या भूमिका है, परंतु विक्रांत खन्ना के साथ अपने बहुत अच्छे संबंध न होने का बोध होने पर उसने यह विचार त्याग दिया। टायरानोसॉरस, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें कभी कोई पुरुष न मिले। बेहतर है कि तुम एक सन्यासिनी बन जाओ। विक्रांत खन्ना ने कांपते होठों से श्राप दिया। कुछ तो बहुत डरे हुए भी थे, पहली दृष्टि में ही बचकर निकल रहे थे। इस बीच विक्रांत खन्ना ने अपने मित्रों के समूह को एक संदेश भेजा, टायरानोसॉरस यहाँ है, सब लोग सावधान रहें, उसके हाथों में न पड़ें। क्या
टायरानोसॉरस मुंबई में। हाल ही में मेरा भाग्य खराब चल रहा है। मैं कम से कम 10 दिन से 2 सप्ताह तक घर पर रह रहा हूँ। मुझे किसी भी आयोजन के लिए मत बुलाना। मैं नानी के यहाँ संबंधियों से मिलने जा रहा हूँ। मुझे किसी भी गतिविधि के लिए मत बुलाना। समूह के मनचले लड़कों ने सभी ने शीघ्रता से बहाने खोज लिए, यहाँ तक कि आयोजन भी छोड़ दिए। बुरे भाग्य से अदिति चौहान से टकराने के भय से, केवल संकट से बचने और सुरक्षित रहने की कामना कर रहे थे। अदिति चौहान द्वारा विक्रांत खन्ना और रोहन मेहरा को भगाने के पश्चात रिया शर्मा के जन्मदिन की पार्टी में सम्मिलित हुए अन्य लोग भी धीरे धीरे चले गए। क्लब हाउस के भीतर केवल 4 महिलाएं, आन्या सिंघानिया, रिया शर्मा, अदिति चौहान और शिखा मेनन बची थीं। अन्य सुरक्षाकर्मी आसपास छिपे हुए थे। केवल वीर वर्मा, एक पुरुष, उनके पास रुका रहा। वीर वर्मा, मेरा जीवन बचाने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी महान कृपा और गुण को कभी नहीं भूलूंगी। रिया शर्मा ने ईमानदारी से झुककर कृतज्ञता व्यक्त की। उसकी आंखें एक असामान्य प्रकाश से चमक रही थीं। आपका स्वागत है। आप आन्या की मित्र हैं। यदि मैं आपसे न मिला होता तो आपके जीवन या मृत्यु से मुझे कोई सरोकार नहीं होता, परंतु चूंकि मैं मिल गया हूं, मैं बस खड़ा नहीं रह सकता। वीर वर्मा ने ऐसे बोला जैसे यह एक स्वाभाविक बात हो। वीर वर्मा के भावहीन शब्दों ने रिया शर्मा को थोड़ा दुखी कर दिया। चाहे कुछ भी हो, वह एक महान सुंदरी थी और उसने पहले ही वीर वर्मा को असामान्य दृष्टि से देखा था। फिर भी उसका ये रवैया था जिससे उसे कड़वाहट का अनुभव हुआ। क्या मेरा आकर्षण पर्याप्त नहीं है? वो मुझसे इतनी दूरी क्यों बनाए हुए है? रिया शर्मा ने कड़वाहट से बड़बड़ाया। उसने इस बारे में और अधिक नहीं सोचा। उसके मन में वीर वर्मा और आन्या सिंघानिया का एक असामान्य संबंध था। संभवतः उसकी बहन का प्रिय। आन्या सिंघानिया की बहन होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से किसी पुरुष को नहीं चुराती और उसके हृदय में अवास्तविक विचार शीघ्र ही विलीन हो गए। रिया, क्या तुम्हारे सामने आई परेशानियां बहुत गंभीर हैं? आन्या सिंघानिया ने रिया शर्मा की बेचैनी को देखा और शीघ्रता से बोली। उसे वास्तव में वीर वर्मा के शब्द सुनना बहुत अच्छा लगा। उसे आन्या कहना सुखद लगा और अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि रिया शर्मा की असामान्य दृष्टि को अनदेखा करना ही आन्या सिंघानिया को सबसे अधिक प्रसन्न कर रहा था। यद्यपि वह और रिया शर्मा घनिष्ठ बहनें थीं, अपनी बहन को वीर वर्मा को एक असामान्य भाव से देखते हुए देखकर आन्या सिंघानिया को असहजता हुई। भविष्य में मुझे अपने दिन एक सुरक्षित घर में बिताने होंगे, लगभग कारागार में होने जैसा, रिया शर्मा ने कड़वाहट से बड़बड़ाया। वह बाहर स्वतंत्र रूप से घूमने की आदी थी और आने वाले दिनों में अपनी स्वतंत्रता खोने का विचार कारागार में बंद होने से भिन्न नहीं था। जन्मदिन की पार्टी का उद्देश्य इन सबसे एक उन्मुक्त अवकाश लेना था, परंतु अचानक हुए हत्या के प्रयास ने उसकी योजनाओं को बाधित कर दिया। अचानक रिया शर्मा पार्टी करने के लिए उत्सुक हो गई और जोर से कहा, आन्या, चलो हम गाने और पीने चलते हैं, बस तुम और शिखा मेनन मेरे साथ। इस विदाई के पश्चात कौन जाने मैं तुमसे फिर मिल पाऊंगी या नहीं। यदि मैं सच में मर गई तो यह अनंत विदाई होगी। उससे पहले मैं पूरी तरह से नशे में धुत होकर जीवन का पूरा आनंद लेना चाहती हूँ। क्या यह एक बुरा विचार नहीं है? यद्यपि मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, हमें अभी भी अधिकारी अदिति की स्वीकृति की आवश्यकता है। तुम अभी अच्छी स्थिति में नहीं हो। आन्या सिंघानिया रिया शर्मा के अनुरोध को पूरा करने के लिए बहुत इच्छुक थी। अधिकारी अदिति, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, रिया शर्मा ने याचना की। ऐसा नहीं है कि तुम मरने जा रही हो। क्या तुम्हें ऐसा होने की आवश्यकता है? इतने सारे लोग तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। भले ही तुम मरना चाहो, तुम्हें मेरी सहमति की आवश्यकता होगी। अदिति चौहान ने अप्रसन्नता से सांस छोड़ी, परंतु रिया शर्मा के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया। आखिरकार यह उसके अभियान के दायरे में था। चूंकि उसने इस बार रिया शर्मा को नेतृत्व करने की अनुमति दी थी, वह अनुचित रूप से आपत्ति नहीं करती। उदारता से उसने कहा, जैसा चाहो खेलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अदिति चौहान के इतनी सरलता से सहमत होने का कारण यह था कि वह दृढ़ता से मानती थी कि हत्यारे का सावधानीपूर्वक नियोजित प्रयास विफल हो गया था, जिससे दूसरे प्रयास की कोई संभावना नहीं बची थी। इसके अतिरिक्त उसकी सुरक्षा के साथ वह मानती थी कि कोई भी रिया शर्मा को हानि नहीं पहुंचा सकता। वीर वर्मा से मिलने से पहले आन्या सिंघानिया चिंतित थी। अब उसका मन बहुत बेहतर था, परंतु रिया शर्मा के अनुरोध को देखकर वह स्वाभाविक रूप से मना नहीं कर सकी और केवल रिया शर्मा के साथ पूरे मन से खेलने में सम्मिलित हो सकती थी। अपनी बहन का साथ देने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल रही थी। वीर वर्मा, आन्या सिंघानिया ने वीर वर्मा की ओर देखा, उसकी राय मांग रही थी। उसका अर्थ स्पष्ट था कि यदि वह नशे में धुत हो गई तो वह चाहती थी कि वीर वर्मा उसे वापस ले जाए। मेरे यहाँ होते हुए मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे बिस्तर तक पहुँचाने की गारंटी देता हूँ, वीर वर्मा ने आत्मविश्वास से प्रतिज्ञा की। क्या हो रहा है? रिया शर्मा हैरान थी। वीर वर्मा के स्वर से देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह आन्या सिंघानिया के बंगले में प्रवेश कर सकता है, जिससे वो बहुत भ्रमित हो गई। मिस रिया, आपको शायद ये ज्ञात नहीं, पर वीर प्रेसिडेंट के बंगले में रहता है।
एक पुरुष और एक स्त्री, सूखी लकड़ी और दहकती आग, कौन जाने वे कब से एक साथ रह रहे हैं। शिखा मेनन ने रिया शर्मा के कान के पास फुसफुसाया। क्या तुम दोनों एक साथ रह रहे हो? रिया शर्मा चौंक गई, उसका मुंह खुला रह गया जब उसने उन दोनों को देखा। एक साथ रहने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? मेरा बंगला इतना बड़ा है, स्पष्ट रूप से बोलो और इसे इतना अस्पष्ट मत बनाओ, ठीक है? आन्या सिंघानिया थोड़ी लज्जित थी, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। क्या तुम दोनों ने वह किया है? तुम्हारा संबंध किस सीमा तक विकसित हुआ है? रिया शर्मा ने आन्या सिंघानिया के शब्दों पर विश्वास नहीं किया। वह निश्चित थी कि उनके बीच कुछ चल रहा होगा, ये जानते हुए कि आन्या सिंघानिया की अपनी समझ के आधार पर इसके पीछे और भी कुछ होना चाहिए। बकवास बंद करो, क्या तुम अभी भी चाहती हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं या नहीं? यदि तुम निंदा करना जारी रखती हो तो मैं अभी चली जाऊंगी। आन्या सिंघानिया ने अपने भीतर दोषी अनुभव किया। उसे ये भी नहीं पता था कि वीर वर्मा के लिए उसकी भावनाएं क्या थीं, परंतु रिया शर्मा को ऐसा कहते सुनकर वह लज्जित हुए बिना नहीं रह सकी। लज्जित हो गई? आन्या, तुम लज्जित हो गई? हा हा। रिया शर्मा जोर से हंसी। वीर वर्मा रिया शर्मा के शब्दों को ठीक से नहीं समझ पाया। वह पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रेम के मामलों से अनभिज्ञ था, कुछ ऐसा जो उसके पिछले पेशे द्वारा निषिद्ध था। ओह आन्या, क्या तुम अभी भी मुझे एक बहन मानती हो? तुम एक पुरुष को बंगले में ले आई और मुझे नहीं बताया, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से गुप्त रखा। रिया शर्मा ने शिकायत करना जारी रखा, विशेष रूप से अभिमानी दिख रही थी। उसके मन में एक विचार आया और उसे अचानक एक और भी अविश्वसनीय समस्या का बोध हुआ। वीर वर्मा आन्या सिंघानिया को सुरक्षित उसके बिस्तर तक ले जाने वाला था, परंतु कैसे? यदि आन्या सिंघानिया नशे में धुत हो गई तो क्या होगा? वीर वर्मा, क्या तुम्हारे पास बंगले का प्रवेश कोड है? रिया शर्मा ने विशेष तीव्रता से देखा। हाँ, मेरे पास है, वीर वर्मा ने भ्रमित होकर उत्तर दिया। रिया शर्मा चिल्लाई, अचानक खड़ी हो गई और उन्माद में अपने पैर पटकने लगी, चिल्लाते हुए, ये संसार पागल हो गया है। आन्या, तुम बहुत कुछ छिपा रही हो। यदि तुमने फिर से ये कहने का साहस किया कि तुम और वीर वर्मा केवल सामान्य मित्र हो, तो मैं इसी भवन से कूद जाऊंगी। ये संभव ही नहीं है कि तुमने अपने बंगले का कोड किसी के साथ साझा किया हो। ये तो तुम्हारे माता पिता को भी ज्ञात नहीं है, केवल तुम्हारी बहनों को ज्ञात है। फिर भी तुमने वास्तव में उसे ये बता दिया। रिया शर्मा आशंकित थी, इतनी उत्तेजित कि वह अपना आपा खो रही थी। क्या ये सच है? शिखा मेनन चकित थी। वह जानती थी कि प्रेसिडेंट और वीर वर्मा एक ही बंगले में रहते हैं, परंतु विशिष्ट प्रवेश कोड, उसे यह नहीं पता था कि वीर वर्मा भी जानता होगा। क्या तुम इन आश्चर्यों से किसी की जान लेने की कोशिश कर रही हो? आन्या सिंघानिया का चेहरा लाल हो गया, पूरी तरह से लज्जित। ये सिर्फ एक कोड है, हंगामा करने की आवश्यकता नहीं है। आन्या ने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि तुम्हारे इरादे नेक नहीं हैं। मेरे इसे जानने में क्या अजीब है? वीर वर्मा ने तथ्यात्मक रूप से आलोचना की। तुम सच में कुछ और हो, तुम्हारी बातें सिर के ऊपर से जाती हैं। बस एक कोड? क्या ये सच में बस एक कोड का विषय है? ये बहुत कुछ और दर्शाता है। रिया शर्मा और शिखा मेनन ने एक दूसरे को देखा, वीर वर्मा को अजीब तरह से देख रही थीं। कक्ष में आन्या सिंघानिया, रिया शर्मा और शिखा मेनन पी रही थीं और गा रही थीं। आन्या सिंघानिया पहले थोड़ी संयमित थी। आखिरकार वीर वर्मा कक्ष के ठीक बाहर था और वह अपना आपा खोकर मूर्खतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहती थी। वह हमेशा शांत रहती थी, परंतु रिया शर्मा जैसी अच्छी बहन के सामने उसने स्वयं को तनाव मुक्त और सहज अनुभव किया। आन्या सिंघानिया और शिखा मेनन ने वीर वर्मा के चरित्र पर विश्वास किया और नशे में धुत होने के पश्चात लाभ उठाए जाने की चिंता नहीं की, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं थी। चूंकि रिया शर्मा संकट में थी और स्वयं का आनंद लेना चाहती थी, दोनों लड़कियां केवल उसका साथ दे सकती थीं। तीनों लड़कियां ये भी जानती थीं कि अदिति चौहान की जिम्मेदारियां थीं और वह उनके समूह में सम्मिलित नहीं हो सकती थी। जहां तक वीर वर्मा का प्रश्न है, जिसे आन्या सिंघानिया और शिखा मेनन को पहचाना था, वह भी उनके पागलपन में सम्मिलित नहीं हो सकता था। कुछ पेय के पश्चात आन्या सिंघानिया भी जीवंत हो गई, शालीनता से बैठी और कभी कभी एक गीत गाती, जबकि शिखा मेनन और रिया शर्मा भिन्न थीं। वे नाच रही थीं और गा रही थीं, उनकी सारी शारीरिक कोशिकाएं गति में थीं, उन्मुक्त रूप से पी रही थीं और बिना किसी संयम के नाच रही थीं। कक्ष के बाहर अदिति चौहान ने वीर वर्मा को पानी की एक बोतल दी, तीनों लड़कियों द्वारा मचाए गए हंगामे पर एक दृष्टि डाली और बड़बड़ाया, 3 बच्चे जो कभी बड़े नहीं होते। वीर वर्मा के भाव झिलमिलाए और उसने ईर्ष्या से कहा, किसके हृदय में एक बचकाना रूप नहीं होता जो देखभाल, प्रेम और दुलार की लालसा रखता है। अदिति चौहान की दृष्टि कड़ी हो गई। उसे अचानक बोध हुआ कि इस क्षण वीर वर्मा अत्यंत अकेला लग रहा था, एक प्रकार का अकेलापन जो लोगों को सहज रूप से उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करता है। वीर वर्मा के शब्दों ने उसके साथ प्रतिध्वनित किया।
वास्तव में आन्या सिंघानिया और रिया शर्मा मूल रूप से दो शुद्ध और जीवंत लड़कियां थीं। संकट में घिर जाने पर चाहे वे कितनी भी शांत दिखाई दें, उनके हृदय में भय और असहायता निश्चित रूप से थी। अदिति चौहान ने धीरे से बड़बड़ाया। उसकी आंखों में दोनों लड़कियां बस लड़कियां थीं और उसकी तरह एक युद्ध कठोर महिला की तुलना में लड़कियों के हृदय बहुत अधिक नाजुक थे। 2 घंटे पश्चात तीनों लड़कियां अंततः शांत हो गईं और कक्ष से कोई और गतिविधि नहीं आई। वीर वर्मा और अदिति चौहान उस कक्ष में प्रवेश कर गए जहां तीनों लड़कियां थीं। आन्या सिंघानिया सोफे पर लेटी हुई थी, उसकी आंखें नशे से धुंधली थीं। रिया शर्मा और शिखा मेनन भी नशे में थीं, सोफे पर लेटी हुई थीं। आन्या और शिखा मेनन को पहुंचाने का कार्य वीर वर्मा पर आ गया। वो दोनों को कार तक ले गया और फिर बंगले की ओर चल पड़ा। थोड़े प्रयास के पश्चात उसने अंततः दोनों को बंगले में पहुंचाने में सहायता की। रिया शर्मा को अदिति चौहान को सौंप दिया गया ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। शिखा मेनन को ले जाना स्वाभाविक रूप से वीर वर्मा की जिम्मेदारी थी। आन्या ने उल्टी कर दी और वीर वर्मा ने उसके पश्चात सावधानी से उसकी देखभाल की। वीर वर्मा ने शीघ्रता से स्नान किया और अपने कपड़े धोने की मशीन में फेंक दिए। फिर आन्या सिंघानिया के पास आया। पानी, पानी। आन्या सिंघानिया असंगत रूप से बड़बड़ा रही थी। वीर वर्मा ने पानी लाकर आन्या सिंघानिया को पिलाया, फिर एक गीले तौलिए से आन्या सिंघानिया के शरीर पर लगी गंदगी को पोंछा। व्यस्तता के एक दौर के पश्चात वीर वर्मा ने आन्या सिंघानिया को एक रजाई से ढक दिया। उसने नशे का खुमार उतारने के लिए कुछ सूप तैयार किया और उसके ठंडा होने के पश्चात धीरे धीरे आन्या सिंघानिया को थोड़ा पिलाया। नशे में धुत शिखा मेनन सोफे पर खर्राटे ले रही थी। उसे वीर वर्मा की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं थी। आन्या सिंघानिया ही वह थी जिसे उसके सावधानीपूर्वक ध्यान की आवश्यकता थी। बिस्तर पर आन्या सिंघानिया बेचैनी से करवटें बदल रही थी। वीर वर्मा केवल धैर्यपूर्वक उसे रजाई के नीचे रखता रहा ताकि उसे ठंड न लगे। केवल जब आन्या सिंघानिया गहरी नींद में सो गई तब वीर वर्मा ने बत्तियां बंद की और चला गया। अगली प्रातःकाल आन्या सिंघानिया धीरे धीरे जागी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने स्वयं को अपने गर्म बिस्तर पर पाया और सहज रूप से एक आलसी अंगड़ाई ली। फिर वह अचानक बैठ गई और रिया शर्मा के साथ नशे में धुत होने की घटना को स्मरण किया। निश्चित रूप से वीर वर्मा ही मुझे वापस लाया होगा। आन्या सिंघानिया लज्जित हो गई। आश्चर्य और सोचते हुए अपनी शर्मनाक नशे की स्थिति का बोध होने पर वह लज्जित हुए बिना नहीं रह सकी। आन्या सिंघानिया ने कपड़े पहने और नीचे चली गई। शिखा मेनन को मेज पर नाश्ता करते हुए पाया। शिखा मेनन को देखकर वह तुरंत समझ गई शिखा मेनन भी नशे में धुत रही होगी और वीर वर्मा उसे बंगले में ले आया था। बॉस, आओ नाश्ता करो। वीर वर्मा का खाना पकाने का कौशल अद्भुत है, रसोइयों से भी बेहतर। उसने जो भी व्यंजन बनाया वह स्वादिष्ट था, आपकी भूख बढ़ा देगा। शिखा मेनन ने प्रसन्नता से पुकारा। आन्या सिंघानिया को देखकर वीर वर्मा ने पहले से तैयार किया हुआ नाश्ता परोसा और फिर पूछा, तुम जाग गई? नशे का खुमार उतर गया? हम, आन्या सिंघानिया ने उत्तर दिया और फिर बैठ गई। क्या तुमने मेरे कपड़े उतारे थे? आन्या सिंघानिया शिखा मेनन के कान के पास झुकी, बहुत धीमी ध्वनि में बोली। कपड़े उतारने हैं? कैसे कपड़े उतारने हैं, मुझे नहीं पता। शिखा मेनन प्रश्नों से घिरी हुई थी। एक पल की हैरानी के पश्चात उसने वीर वर्मा को घूरकर देखा और ऊंची ध्वनि में पूछा, वीर, सच बताओ, ये तुमने किया है? जब मैं प्रातःकाल उठी तो मैंने अपने कपड़े सही सलामत पाए और सोचा कि तुम एक सज्जन हो और तुम्हारी प्रशंसा भी की। मुझे यह अपेक्षा नहीं थी कि तुम एक बदमाश निकलोगे, सीईओ के साथ दुर्व्यवहार करोगे। इस विला में केवल 3 लोग हैं, इसलिए मना करने का प्रयास मत करना। बड़ी मुंह वाली, क्या तुम अपनी ध्वनि धीमी नहीं कर सकती? तुम्हें चिल्लाने के लिए किसने कहा? आन्या सिंघानिया ने अपने मन में असुविधा से चिल्लाकर कहा। उसे आभास हुआ कि शिखा को इस विषय में बताना एक बहुत बड़ी भूल थी। उसे विश्वास था कि वीर बिना किसी कारण के उसके कपड़े नहीं उतारेगा। यदि उसने स्वयं उतारे होते तो उसे वे मिल जाने चाहिए थे, परंतु उसे नहीं मिले, इसीलिए उसने पूछा था। किंतु शिखा के इस प्रकार चिल्लाने से वो अत्यधिक लज्जित हो गई। आन्या ने कपड़ों पर उल्टी कर दी थी, इसलिए मैंने उन्हें उतार कर धो दिया, वीर ने निर्दोष भाव से कहा। तो तुम ये कह रहे हो कि तुमने सीईओ को निर्वस्त्र देखा? शिखा ने दबाव डालते हुए कहा। उसकी दृष्टि में मित्रता नहीं थी। ये, वीर एक क्षण के लिए हिचकिचाया। सच कहूं तो यह अनुचित लग रहा था। आन्या सिंघानिया को सिर झुकाए देखकर वह मौन रहा। तुम, वीर, तुम्हारे कारण कुछ भी हो, मेरी माँ ने कहा है कि यदि तुम किसी लड़की का शरीर देख लो तो तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम पुरुष हो या नहीं, बताओ, तुम इस विषय में क्या करने वाले हो? शिखा ने बिना रुके दबाव डाला। क्या तुम्हारी माँ ने बताया कि जिम्मेदारी कैसे लेनी है? वीर ने जिम्मेदारी से पूछा।
निश्चित रूप से उसे अपनी पत्नी बनाकर घर लाना और जीवन भर उससे प्रेम करना, शिखा ने स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया। ओह, वीर ने आन्या को एक अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और कुछ नहीं कहा। यदि तुम नहीं बोलोगे तो मर जाओगे, तुम्हारे मुंह में भोजन ठूंसकर भी तुम्हें चुप नहीं कराया जा सकता, आन्या ने शिखा की कमर पर जोर से चिकोटी काटते हुए कहा। आह, शिखा पीड़ा से चिल्लाई और उसने शिकायत की, सीईओ, मुझे आपके लिए न्याय मांगना ही होगा, अन्यथा जब आपका लाभ उठाया जाए तो तर्क करने के लिए कोई स्थान नहीं बचता, हम उसे सरलता से नहीं छोड़ सकते। चुप रहो, आन्या ने कठोरता से चेतावनी दी। ओह, शिखा ने शिकायत में मुंह फुला लिया। नाश्ते के पश्चात शिखा चली गई। पलक झपकते ही दोपहर हो गई। विला की दूसरी मंजिल पर एक छोटे से कक्ष में आन्या कंप्यूटर के सामने बैठी थी। उसने पिछली रात की निगरानी फुटेज निकाली और जैसे ही उसने वीर के उसकी देखभाल करने के प्रत्येक दृश्य को देखा, उसके कान गर्म हो गए, विशेषकर स्वयं को वीर के होठों पर उल्टी करते हुए देखकर। वीर ने न केवल उसका शरीर देखा बल्कि उसे पोंछा भी, जिससे वह इतनी लज्जित हो गई कि उसे छिपने के लिए कोई छेद खोजने की इच्छा हुई। क्या मेरा पहला चुंबन अनजाने में ऐसे ही खो गया? यद्यपि मैंने उल्टी कर दी, मैंने सचमुच अपना मुंह उसके होठों पर रखा। आह, ये कितना लज्जाजनक है। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उल्टी करते हुए उसे चूम भी लिया। अब कभी मदिरापान नहीं करूंगी, अन्यथा पता नहीं मैं और क्या लज्जाजनक कार्य करूंगी, आन्या ने संकल्प लिया। इसी बीच आन्या से हजारों मील दूर एक शानदार होटल में, एक प्रेसिडेंशियल स्वीट में, आन्या जैसी ही दिखने वाली एक सुंदर महिला, जिसका स्वभाव बिल्कुल भिन्न था, अपने पैर ऊपर करके अपना फोन देख रही थी। वो आन्या सिंघानिया की जुड़वा बहन सान्या सिंघानिया थी। आन्या के विला में निगरानी की व्यवस्था सान्या ने ही की थी। वह अक्सर संगीत कार्यक्रमों के लिए बाहर यात्रा करती थी और विला में बहुत कम रहती थी, इसलिए उसने विशेष रूप से अपनी बहन के जीवन पर नजर रखने के लिए निगरानी प्रणाली स्थापित की थी। हर 3-5 दिनों में वह फुटेज की समीक्षा करती, अपनी बहन के दैनिक जीवन को देखती। यद्यपि यह नीरस था, अपनी बहन के वास्तविक जीवन के दृश्यों को देखना व्यर्थ की बातचीत से कहीं उत्तम था। इस समय वह हमेशा की तरह फुटेज की समीक्षा कर रही थी। एक पुरुष है, विला में रह रहा है। हे भगवान, क्या मेरी बहन को कोई साथी मिल गया? वह मेरी बहन के साथ नाश्ता कर रहा है। जैसे जैसे सान्या फुटेज देखती गई, उसके भाव और भी जटिल होते गए। उसकी आंखों में आश्चर्य था, उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं और उसके मुख पर भाव जम से गए। वो वहां स्तब्ध बैठी रही, जैसे इस समाचार को संसाधित कर रही हो, और ऐसा लग रहा था कि वो सोच रही है कि क्या वो कोई स्वप्न देख रही है। सान्या की मैनेजर वंदना, जो छोटे कपड़े पहने थी और जिसका शरीर आकर्षक था, ने सान्या के असामान्य व्यवहार पर ध्यान दिया। वह सान्या के पास गई और उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? तुम दिवास्वप्न क्यों देख रही हो? सान्या ने अपना हाथ बढ़ाया और शीघ्रता से पास की जांघ पर चिकोटी काटी। आह, वंदना पीड़ा से चिल्लाई, मैं स्वप्न नहीं देख रही हूँ, सान्या ने अविश्वास में कहा, जैसे किसी स्वप्न से जागी हो। बकवास, यदि तुम स्वप्न देख रही होती तो क्या तुम अपनी जांघ पर चिकोटी नहीं काटती? वंदना ने भ्रमित और निराश होकर कहा। मैंने काटी, सच में, सान्या भोलेपन से हंसी, परंतु तुमने मेरी जांघ पर चिकोटी काटी, तुम्हें पीड़ा नहीं हो रही, मुझे हो रही है, वंदना ने क्रोध से कहा। तुम्हें पीड़ा में देखकर मुझे पता चल गया कि मैं स्वप्न नहीं देख रही हूँ, सान्या निर्दयता से हंसी। वंदना ने असहाय होकर अपनी आंखें घुमाईं और कहा, तुम्हारे अजीब व्यवहार को देखकर क्या कुछ हुआ है? एक बड़ी बात, एक खुशी की बात, मुझे घर जाना ही होगा, सान्या ने गुनगुनाते और बुदबुदाते हुए कहा। उसका मुख आनंद से भरा था। परंतु तुम्हारा कार्यक्रम अगले 3 सप्ताहों के लिए पूरी तरह से भरा हुआ है। आज 2 विज्ञापनों की शूटिंग करनी है, 3 प्रायोजकों के साथ समझौतों पर बातचीत करनी है और एक उद्घाटन समारोह है जिसमें तुम्हें फीता काटना है। 3 सप्ताह पश्चात मुंबई में तुम्हारा एक संगीत कार्यक्रम होगा। तब तक तुम घर जा सकती हो। बस 3 और सप्ताह प्रतीक्षा करो, अपना कार्य समाप्त करो और फिर घर जाओ, वंदना ने धैर्यपूर्वक समझाया। वंदना दी, उन्हें रद्द कर दो, सभी को रद्द कर दो, मुझे घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगले 3 सप्ताहों तक मैं ठीक से विश्राम करूंगी और कोई कार्य नहीं लूंगी। तुरंत एक उड़ान बुक करो, मैं घर जाने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकती, सान्या ने निर्णायक रूप से निर्देश दिया। ठीक है, अच्छा, वंदना एक क्षण के लिए हिचकिचाई और फिर सहमत हो गई। वो व्यवस्था करने चली गई। सान्या की मैनेजर होने के नाते वंदना को सान्या के निर्णयों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था और उसके पीछे की कंपनी भी बहुत अधिक दबाव डालने का साहस नहीं करती। सान्या इतनी शीर्ष स्तर की सेलिब्रिटी होने के कारण सभी शीर्ष सितारों में सबसे अलग थी। यदि लोकप्रियता और प्रशंसक आधार से आंका जाए तो सान्या निस्संदेह नंबर 1 सितारा होगी, जो कंपनी के लिए पर्याप्त लाभ लाती है। कंपनी केवल उसकी चापलूसी कर सकती थी।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ समय पूर्व ही सान्या ने घोषणा की थी कि वह संगीत और फिल्म के लिए समर्पित अपनी कंपनी शुरू करेगी, जिसने सभी को चकित कर दिया था। सिंघानिया ग्रुप का समर्थन होने के कारण निश्चित रूप से कोई वित्तीय कठिनाई नहीं थी। जहां तक संबंधों का प्रश्न है, जैसे ही सान्या अपना नाम घोषित करेगी, अनगिनत लोग उसके निकट आने के लिए उत्सुक होंगे। सान्या सिंघानिया मूर्खतापूर्ण ढंग से खिलखिलाई, अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। क्या मुझे पहले अपनी बहन को फ़ोन करके बता देना चाहिए कि उसकी प्यारी बहन वापस आ रही है? नहीं, मैं फ़ोन नहीं कर सकती। मैं अपनी बहन को एक आश्चर्य देना चाहती हूँ। उस आदमी का नाम वीर वर्मा है। हो सकता है कि वह बहुत सुंदर न हो, लेकिन वह मेरी बहन के लिए उपयुक्त है। दोनों एक साथ खड़े होकर दो बर्फीले पहाड़ों की तरह लगते हैं। ये जीजाजी ठीक हैं, मैं उन्हें स्वीकृति देती हूँ। यद्यपि वे केवल थोड़े समय से साथ हैं, उन्होंने काफ़ी अंतरंग क्षण साझा किए हैं। जहाँ तक मैं अपनी बहन को जानती हूँ, वो निश्चित रूप से वीर में रुचि रखती है। विशेषकर जब मेरी बहन नशे में थी, वो इतना अच्छा व्यवहार कर रहा था। उसने कुछ भी नहीं किया। कम से कम उसे मेरी बहन के सीने को चुपके से छू लेना चाहिए था। किसी भी पुरुष के मन में ऐसे विचार आते, फिर भी वो बहुत ही उचित था, जिससे मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वो एक सामान्य लड़का भी है। जब मैं वापस जाऊंगी तो मुझे जांच करनी होगी। इतने बड़े अवसर को छोड़कर मेरी बहन का लाभ न उठाना मुझे उस कहावत की याद दिलाता है जिसमें एक आदमी को जानवर और जानवर से भी बदतर बताया जाता है। हालांकि वह और भी अजीब है। अपैरेंटमोंट एक साधारण आदमी नहीं लगता। यदि मेरी बहन उसे पसंद करती है तो उसके कुछ अज्ञात रहस्य अवश्य होंगे। सान्या सिंघानिया धीरे धीरे बुदबुदाई, अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पा रही थी। उसका आकर्षक शरीर आगे पीछे उछल रहा था। विला के बाहर एक महिला मिलने आई। अजय ने सम्मानपूर्वक महिला को विला के प्रवेश द्वार तक पहुंचाया और फिर पीछे हट गया। यह महिला आन्या सिंघानिया की मां सुधा सिंघानिया हैं, जो शालीन और अभी भी आकर्षक हैं। जब से पता चला कि उनकी बेटी एक आदमी को विला में रहने के लिए लाई है, सुधा चिंतित हो गई और अपनी बेटी को फोन करके उस आदमी को जल्दी से बाहर निकालने के लिए कहा। उनकी बेटी ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से वीर को भगाने आई थी। आंटी यहाँ क्यों आए हैं? अजय ने दूर से भ्रम में बुदबुदाया। आन्या दूसरी मंजिल पर एक घबराहट में थी। ये सोच रही थी कि पिछली रात की घटना को बिना शर्मिंदगी के कैसे समझाए। घंटी की आवाज सुनकर वीर ने द्वार खोला और एक अपरिचित महिला को देखा। विनम्रता से पूछा, आप कौन हैं? आप किसे ढूंढ रही हैं? मैं आन्या सिंघानिया की मां हूं। सुधा ने वीर को शत्रुता और असंतोष से घूरा। उन्हें पहले से ही वीर के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी और वह किसी अज्ञात पुरुष को अपनी बेटी के मार्ग में बाधा नहीं बनने देंगी। चाहे कुछ भी हो, उन्हें वीर को अपनी बेटी के पास से दूर करना था। परिवार ने पहले ही उनकी बेटी के लिए एक उपयुक्त रिश्ता तय कर लिया था और वीर जैसे पुरुष को उनकी बेटी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की अनुमति नहीं देंगे। वीर की पूछताछ ने सुधा को काफी अप्रसन्न कर दिया। यह उनकी बेटी का विला है और उसने ये पूछने की हिम्मत की कि वह कौन थी, वह किसे ढूंढ रही थी। बिल्कुल अनुचित। कहते हैं, जब किसी से असंतुष्ट हों तो व्यक्ति में चाहे कितने भी गुण क्यों न हों, वे पक्षपाती आंखों से दोषों से भरे हुए दिखाई देंगे, कहीं भी स्वीकार्य नहीं होंगे। सुधा की नज़रों में वीर ऐसा ही एक बेकार आदमी था। सुधा आत्मविश्वास से विला में चली गई और शान से सोफे पर बैठ गई। क्या आप कुछ पीना चाहेंगी या शायद कुछ खाना? मैं आपके लिए तैयार कर सकता हूँ, वीर ने शिष्टाचार से कहा। चूंकि सुधा आन्या की माँ थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से विनम्र होना था। बड़ों का सम्मान करना कम से कम वह कर सकता था। यह मेरी बेटी का विला है, मेरा घर भी है। मेरे घर में तुम मुझसे पूछते हो कि क्या पीना है, क्या खाना है? क्या ये बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं है? क्या तुम सोचते हो कि तुम इस विला के मालिक हो? सुधा ने कठोर स्वर में डांटा। आप गलत समझ रही हैं, मेरा वो अर्थ नहीं था, वीर ने शांति से उत्तर दिया। उसे नहीं पता था कि सुधा उसे क्यों निशाना बना रही थी, लेकिन वह उनके प्रति असंतोष नहीं दिखा सकता था क्योंकि वह एक बड़ी थी। वह केवल उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार कर सकता था। एक बहाना ढूंढते हुए, आन्या ऊपर है, आप उससे बात कर सकती हैं, मैं अभी के लिए जाता हूँ। सुधा का भाव फिर से ठंडा हो गया। मन ही मन बुदबुदाते हुए, आन्या, क्या तुम उस नाम को पुकारने के योग्य हो? यहीं रुको, मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ, सुधा ने जोर से कहा। उन्होंने अपनी बेटी को ये भी नहीं बताया था कि वह आ रही हैं, सिर्फ वीर को पकड़ने और उसे विला से बाहर निकालने के लिए। उन्हें डर था कि उनकी बेटी वीर का बचाव करेगी और उसे छिपा देगी। अपनी बेटी की समझ के अनुसार यदि वह वास्तव में किसी की रक्षा करना चाहती तो वह निश्चित रूप से उनके खिलाफ जाती। अब उनकी बेटी आसपास नहीं थी, इसलिए वो कुछ बातें स्पष्ट रूप से कह सकती थी और इस यात्रा के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकती थी। मुझे ढूंढ रही हैं? वीर चौंक गया। यह उसकी सुधा से पहली मुलाकात थी और वह काफी हैरान था। यह नहीं समझ पा रहा था कि आन्या की मां का उससे क्या काम हो सकता है। बैठो, सुधा ने अहंकार से आदेश दिया।
वीर हालांकि हैरान था, लापरवाही से बैठ गया। सुधा ने एक चेक निकाला, उस पर शून्यों की एक श्रृंखला लिखी और फिर उसे वीर के सामने फेंक दिया। उन्होंने वीर पर लापरवाही से एक नज़र डाली और कहा, ये 10 लाख है, इसे लो और विला छोड़ दो, आन्या की दुनिया से गायब हो जाओ। मुझे परवाह नहीं है कि तुम आन्या से कैसे मिले, नहीं मुझे जानने में कोई रुचि है, लेकिन परिवार ने पहले ही आन्या के लिए एक उपयुक्त रिश्ता ढूंढ लिया है और उसके पास रहने से उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। वीर की सांस एक पल के लिए रुक गई, उसके हृदय में एक पीड़ा हुई। वह सुधा के इरादों को समझ गया और उनकी बातों में कोई दोष नहीं पाया। हालांकि सुधा के उसे चेक से भुगतान करने के इशारे ने उसे अप्रसन्न कर दिया। अपने पैसे अपने पास रखिए, आप मेरे स्वाभिमान का अपमान कर रही हैं। वीर की आवाज में तनाव आ गया। काफी बड़ी भूख है, क्या 10 लाख पर्याप्त नहीं है तो 50 लाख होने चाहिए? यह मत सोचो कि मैं तुम्हारी छोटी मोटी चालें नहीं जानती। तुम आन्या के तुम्हारे प्रति लगाव पर निर्भर होकर उसे पैसे और प्यार के लिए धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। एक बार जब तुम्हारे पास आन्या को धमकाकर पैसे ऐंठने के लिए सबूत होंगे तो तुम लगातार उससे पैसे की मांग करोगे। मैंने तुम जैसे बहुत देखे हैं। स्वाभिमान, क्या मजाक है? आजकल किसके पास स्वाभिमान है? चलो स्पष्ट बात करते हैं, यदि 50 लाख पर्याप्त नहीं है तो अपनी कीमत बताओ। जब तक तुम आन्या की नज़रों से गायब हो जाते हो, सब कुछ पर बातचीत हो सकती है। सुधा की आवाज़ तीखी हो गई, वीर का ठंडाई से उपहास करते हुए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, उन्होंने इतनी उदार शर्तें पेश की, फिर भी वीर शांत रह सकता था। वीर का हृदय कांप गया। सुधा के शब्दों ने उसे और उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। सुधा को आन्या की मां मानते हुए उसने कोई असंतोष नहीं दिखाया। भले ही उसके साथ अन्याय हुआ हो, उसने उसे भीतर ही भीतर सहन किया। एक पल सोचने के बाद वीर मुड़ा और विला से बाहर चला गया। वो सुधा से एक और शब्द नहीं कहना चाहता था या अपनी सांस बर्बाद नहीं करना चाहता था। एक सलाह है, आप पहले से ही गंभीर रूप से बीमार हैं, अस्पताल जाकर आराम करें, इस तरह आप शायद कुछ और वर्ष जीवित रह सकती हैं। वीर यह शब्द कहकर चला गया। वीर के पास उल्लेखनीय चिकित्सा कौशल था। एक हत्यारे के लिए औषधि दूसरे जीवन की तरह थी। उसे पूर्व में संहारक के रूप में जाना जाता था और बाद में देव की उपाधि अर्जित की, जो उसकी लगभग सर्वशक्तिमान क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। देव संगठन में वीर द्वारा समाप्त किए गए उच्च अधिकारियों में से एक को मायावी वैद्य के रूप में जाना जाता था, जो अपरंपरागत और अजीब चिकित्सा तकनीकों में माहिर था। ये तकनीकें साधारण औषधि की तरह नहीं थीं और मुख्य रूप से भयंकर और निर्दयी मर्म बिंदुओं पर प्रहार शामिल थीं, जो न केवल क्षमता को खोलती थीं बल्कि कुछ कठिन बीमारियों का भी इलाज करती थीं। संगठन में वीर जैसे विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से मायावी वैद्य के शोध के पसंदीदा विषय थे। उसके शारीरिक गुण मायावी वैद्य के लिए अपार शोध मूल्य के थे। वीर का चिकित्सा कौशल मायावी वैद्य से सीखा गया था। ऐसा नहीं था कि मायावी वैद्य ने उसे स्वेच्छा से सिखाया था, बल्कि चिकित्सा कौशल हत्यारों के लिए एक अनिवार्य पाठ्यक्रम था। केवल उत्तीर्ण होने के बाद ही कोई दंड से बच सकता था, अन्यथा उन्हें नारकीय यातना सहनी पड़ती। यश मेहरा ये देखकर चुप नहीं बैठ सकता था कि प्रचंड बाघ गिरोह को एकीकृत या प्रतिस्थापित किया जा रहा है, इसलिए उसने कई कार्रवाइयां शुरू की। जब तक वीर की कार्रवाइयों को रोका जाता, तब प्रचंड बाघ गिरोह पर नियंत्रण वापस लेना बाद में बहुत सरल हो जाता। यश मेहरा ने एक के बाद एक कई उच्च पदाधिकारियों से संपर्क किया और परिणाम आश्चर्यजनक रूप से सुसंगत था। वे शक्तिहीन थे, जिससे वह लगभग क्रोध से फट पड़ा। ये कमीने पूरी तरह से बेकार। महत्वपूर्ण क्षण में हर कोई कछुए की तरह पीछे हट जाता है। यश मेहरा ने गुस्से में कहा, मैं बस प्रचंड बाघ गिरोह की रक्षा के लिए उनकी सहायता लेना चाहता था और वीर की योजनाओं को विफल करना चाहता था, और फिर भी एक भी व्यक्ति मेरी सहायता के लिए आगे नहीं आया। वे सब कहते हैं कि उन पर नजर रखी जा रही है और कोई भी कार्रवाई उनके खिलाफ एक कमजोरी के रूप में पकड़ी जाएगी। मालिक, हमारे पास उन लोगों के खिलाफ बहुत सारी कमजोरियां हैं। क्या हम उन्हें थोड़ा धमकाएं, उन्हें सहायता करने के लिए विवश करें? भैरव पहले ही यश मेहरा के पास लौट आया था, सम्मानपूर्वक सुझाव देते हुए। रोहन मेहरा ने तुरंत उत्तर दिया, ऐसा करना सही नहीं है। चाहे कुछ भी हो, हम सब एक ही नाव में हैं। हम ये भी जानते हैं कि संगठन हमारे प्रचंड बाघ गिरोह को अपनी आंख की किरकिरी के रूप में देखता है। केवल उच्च पदाधिकारियों के आंखें मूंद लेने से ही प्रचंड बाघ गिरोह फला फूला है। उनकी सहायता के बिना गिरोह इतना बड़ा नहीं हो सकता था। संबंध तोड़ना किसी के लिए भी लाभदायक नहीं है। यदि मैं गलत नहीं हूं, तो यदि संगठन हमारे प्रचंड बाघ गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है, तो उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अब वीर के आने से हम हिंसा का उत्तर हिंसा से दे सकते हैं। मेरा पुत्र एक अच्छी बात कहता है, और वास्तव में ऐसा ही है। यश मेहरा की आंखें तीव्रता से चमक उठीं। मालिक, क्या हम सच में ऐसे ही हार मान लें? ये रसीला टुकड़ा प्रचंड बाघ गिरोह छोड़ा नहीं जा सकता। भैरव अनिच्छुक था। अभी के लिए इसे अनदेखा करते हैं।
हम वैसे भी इससे निपट नहीं सकते। एक बार जब ये तूफान गुजर जाएगा तो हम सावधानीपूर्वक योजना बनाएंगे। वीर, वह कमीना मुझसे भिड़ने की हिम्मत करता है, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह एक भयानक मृत्यु मरे, यश मेहरा ने मेनेसिंगली कहा। मैं व्यक्तिगत रूप से वीर को मारने का अवसर ढूंढूंगा और अपने पिता के सामने स्वयं को सिद्ध करूंगा, रोहन मेहरा ने मन ही मन सोचा। जो रोहन मेहरा नहीं जानता था वह ये था कि शीघ्र ही उसकी कार्रवाइयां उसकी जान ले लेंगी। ये किसी और समय की कहानी है। प्रचंड बाघ गिरोह को हुए नुकसान ने मेहरा परिवार को महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाई और वीर के साथ संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया। पहले यश मेहरा ने वीर को खारिज कर दिया था, लेकिन अब उसने उस पर उच्च ध्यान दिया। प्रचंड बाघ गिरोह के मुख्यालय में छाया ने निर्णायक रूप से कार्य किया और केदारनाथ और 4 सेनापतियों के सामने सीधे उन नाइट क्लब मालिकों को मार डाला जो गंभीर अपराधों के दोषी थे और मालिकों के एक बड़े समूह को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें दंड के लिए अदिति चौहान को सौंपने की तैयारी कर रही थी। अनैतिक गतिविधियों में शामिल नाइट क्लब मालिकों का कोई अच्छा अंत नहीं हुआ, या तो मृत या पकड़े गए। अन्य कई मालिक भय से कांपते हुए इस नए नेता से पूरी तरह से भयभीत थे। केदारनाथ और 4 अन्य लोगों ने छाया की कार्रवाइयों को देखा और न केवल उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि वास्तव में उसके प्रयासों में उसकी सहायता की। अब से सभी नाइट क्लब सम्मानजनक व्यवसाय करेंगे, कोई और घृणित कार्य नहीं। यदि कोई मेरे आदेशों का उल्लंघन करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है तो उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। जैसा कि वे कहते हैं, नए नेतृत्व के साथ कड़े नियम आते हैं, और छाया ने बेईमान पुरुष और महिला मालिकों के प्रति कोई दया नहीं दिखाई, जो सभी एक व्यक्ति से एक बात और दूसरे से दूसरी बात कहने की कला में निपुण थे। इसलिए उसकी एकमात्र विधि कठोरता और बल की थी। हाँ हाँ, जो भी बॉस कहें, कई मालिकों ने भयभीत होकर एक स्वर में उत्तर दिया। ये केवल पहला कदम था, सभी को पूरी तरह से डराना। अगला, प्रचंड बाघ गिरोह के सभी पूर्व उद्योगों पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए अभी भी बहुत समय और प्रयास की आवश्यकता होगी ताकि धीरे धीरे सुधार किया जा सके। जिन मालिकों की व्यक्तिगत सुरक्षा से समझौता नहीं किया गया था वे नीचे चले गए, जीवित बचने के लिए आभारी थे। जल्द ही अदिति चौहान पुलिस को लेकर प्रचंड बाघ गिरोह के मुख्यालय पहुंची। छाया ने पकड़े गए मालिकों को पुलिस को सौंप दिया और पुलिस को उन्हें ले जाने दिया। ये प्रचंड बाघ गिरोह है। पहले वरिष्ठों ने हमें यहाँ कभी न आने और परेशानी पैदा न करने का सख्त निर्देश दिया था। अब हम यहाँ प्रचंड बाघ गिरोह से लोगों को गिरफ्तार करने आए हैं। जाने से पहले इन पुलिसकर्मियों की आंखों में आश्चर्य और जटिलता भरी थी। बधाई हो छाया दीदी, अदिति चौहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं बस मालिक की चिंताओं को साझा करने में सहायता कर रही हूँ, इसलिए मैं इस खोखले शीर्षक को स्वीकार कर लूंगी, छाया ने खुले तौर पर उत्तर दिया। लेकिन हम नीचे के उद्योगों का प्रबंधन कैसे करेंगे, इसके लिए आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है ताकि मैं पालन कर सकूं। साथ ही प्रचंड बाघ गिरोह का नाम अब और उपयोग नहीं किया जा सकता है। हमें ये स्पष्ट निर्देश देने की आवश्यकता है कि हमें किस रूप में अस्तित्व में रहना चाहिए। छाया दीदी, आपको इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य के संगठनात्मक रूप के लिए आप सभी निर्णय लें। मुझे बस ये सुनिश्चित करना है कि हानिकारक उद्योग अब मौजूद नहीं है और मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। मैं अन्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगी, अदिति चौहान ने लापरवाही से कहा। कम से कम मुझे कुछ मार्गदर्शन दें। इस बड़े ऑपरेशन को मुझ पर छोड़ने से मुझ पर बहुत दबाव पड़ता है, छाया ने असहाय होकर कहा। सक्षम को अधिक करना चाहिए, यह आपकी कड़ी मेहनत है ना? क्या आपको अपने मालिक की सहायता नहीं करनी चाहिए? आप अच्छा प्रदर्शन कैसे नहीं कर सकती? अदिति चौहान ने हंसते हुए प्रोत्साहित किया। भविष्य में आप अपने मालिक की खजांची बनेंगी, इसलिए आपको बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। छाया और अदिति चौहान बातचीत करते हुए वीर के सामने आईं। प्रचंड बाघ गिरोह पर इतनी सरलता से कब्जा कर लेना, क्या ये थोड़ा आश्चर्यजनक नहीं है? अदिति चौहान ने अपनी नजरें वीर पर टिका दी। प्रचंड बाघ गिरोह और मेहरा परिवार के बीच का संबंध केवल कुछ ही लोग जानते हैं। गिरोह के नेता को मार डालो, फिर 4 सेनापतियों के पक्ष बदलने के साथ सभी व्यवसायों पर कब्जा करना सरल है, कुछ भी अप्रत्याशित नहीं, वीर ने गंभीरता से कहा। अदिति चौहान ने श्रेय लेने के लिए जल्दी की, जोर से कहा, यदि मेरे हस्तक्षेप के बिना क्या आप प्रचंड बाघ गिरोह के उद्योगों पर इतनी जल्दी कब्जा कर सकते थे? क्या आप पर्दे के पीछे के छिपे हुए बॉस हो सकते हैं? मुझे डर है कि आप प्रचंड बाघ गिरोह के मुख्यालय तक भी नहीं आ पाते। यश मेहरा के साथ फोन पर संपर्क किए गए कुछ प्रमुख व्यक्तियों को याद करते हुए अदिति चौहान की रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। यह आपका कर्तव्य है, आप निश्चित रूप से कुछ नहीं कर सकती, वीर ने शांति से कहा। क्या मेहरा परिवार ने बस प्रचंड बाघ गिरोह को छोड़ दिया? अस्थायी रूप से यह छोड़ दिया गया है, लेकिन एक बार जब मेहरा परिवार हमला करेगा तो यह एक बड़ा कदम होगा, अदिति चौहान ने ईमानदारी से चेतावनी दी। एक बड़ा कदम?
वीर ने खुद से कहा, यदि वे फिर से गड़बड़ करने की हिम्मत करते हैं तो मैं सीधे मेहरा परिवार के पास जाऊंगा और सभी खतरों को समाप्त कर दूंगा। अगली सुबह सान्या सिंघानिया को एक फ़ोन कॉल से जगाया गया। उसकी एजेंट वंदना ने तत्काल कहा, मेरी बड़ी स्टार, कुछ हो गया है, जल्दी से समाचार देखो। सूरज खन्ना, राजभाई के एजेंट, राजभाई की पत्नी मालिनी के साथ सोया। यह एक बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव है। कंपनी खुलने वाली है और इतना बड़ा कांड हो गया। राजभाई, जिसका असली नाम राजेश कुमार है, एक शीर्ष स्तर का सेलिब्रिटी है और सान्या सिंघानिया द्वारा स्थापित की जा रही कंपनी के 2 मुख्य स्तंभों में से एक है। 3 दिनों में सान्या फिल्म्स की आधिकारिक रूप से स्थापना होगी। अब सभी संबंधित कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में ये घटना घटी जिसने वंदना को बहुत चिंतित कर दिया। क्या? सान्या ने आश्चर्य से कहा और जल्दी से कॉल समाप्त कर दी। विभिन्न पृष्ठों को खोलकर उसने राजेश कुमार को उन्हें बिस्तर में पकड़ते हुए देखा, जिसमें सूरज खन्ना और मालिनी रंगे हाथों पकड़े गए थे। मनोरंजन जगत स्तब्ध था और सभी प्रकार के समाचार इंटरनेट और मीडिया पर एक तूफान की तरह छा गए, उन पर हावी हो गए। हो गया, अब और क्या कहना है? राजेश कुमार, यदि तुम नहीं होते तो मालिनी मेरी पत्नी होती। तुमने अपने गंदे पैसे का प्रयोग करके मेरी प्रेमिका को छीन लिया। तुम मेरा क्या कर सकते हो? राजेश कुमार, ये जानकर डरना मत कि तुम्हारा बेटा वास्तव में मेरा और मालिनी का है। राजेश कुमार, ये तुम्हारी अपनी पत्नी के प्रति उपेक्षा है। मैं उसे अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए खीरों का प्रयोग करते देख सहन नहीं कर सका, इसलिए मेरे मन में एक क्षण के लिए धार्मिक विचार आया और मैंने उसकी अकेलापन दूर करने में सहायता की। सोशल मीडिया पर सूरज खन्ना के संदेशों ने कई लोगों को चकित कर दिया। ये सिर्फ एक आदमी के साथ सोना ही तो है, तो इसमें क्या बड़ी बात है? हंगामा क्यों करना? मालिनी भी अकेलापन सहन नहीं कर सकी। यद्यपि उसने नाम नहीं लिया, लेकिन उसका इशारा बेहद बेशर्मी भरा था। चंद्र प्रकाश, विक्रम की सिफारिश और शालिनी की बहाली से मेयर बने। पहले उनके पास न तो कोई वास्तविक शक्ति थी और न ही मामलों में कोई कहने का अधिकार। श्रीमान भैरों के लापरवाह व्यवहार ने सिंघानिया ग्रुप के लिए एक परियोजना रोहन मेहरा को दे दी और श्रीमान भैरों जैसी एक और घटना से बचने के लिए चंद्र प्रकाश को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में पदोन्नत किया गया जिसे वे नियंत्रित कर सकते थे। सूरज खन्ना एक शक्तिशाली चाचा होने के कारण अहंकार से व्यवहार करने लगा था। उनकी डांट सूरज खन्ना और मालिनी के खिलाफ भर गई। निश्चित रूप से कुछ लोग राजेश कुमार पर एक पुरुष न होने का आरोप लगाने के लिए भी खड़े हुए। चर्चाएं गर्म थीं और जनता उत्तेजित थी। वीर, आन्या और सान्या के नाश्ते के बाद वंदना आए। देवी, क्या हमें कंपनी का उद्घाटन तब तक के लिए स्थगित कर देना चाहिए जब तक कि हंगामा शांत न हो जाए? रियो ओलंपिक खेलों ने पहले ही बहुत अधिक ध्यान आकर्षित कर लिया है और अब जब राजभाई संकट में है तो मुझे डर है कि यह हमारी कंपनी पर बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव डालेगा। वंदना ने अपनी चिंता व्यक्त की। मुझे लगता है कि रियो में बढ़ती चोरियों के साथ या तो एथलीटों पर हमला करना या उनके बटुए चुराना, ये काफी विचित्र था। फिर भी यह कांड और भी अजीब है। राजभाई की प्रसिद्धि बहुत बड़ी है। मालिनी और सूरज खन्ना की घटना शायद कुछ समय तक चलेगी। सान्या ने शांति से कहा, कंपनी का उद्घाटन स्थगित नहीं होना चाहिए। यद्यपि यह समय निश्चित रूप से कुछ नकारात्मक प्रभाव लाएगा, हम बस इससे निपट लेंगे। भले ही रियो ओलंपिक और राजभाई के मुद्दे के कारण उद्घाटन कम ध्यान आकर्षित कर सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह सिर्फ एक संयोग है। देवी, कृपया पुनर्विचार करें। ये सबसे अच्छा है कि कंपनी का प्रभाव लॉन्च होने पर जितना संभव हो उतना बड़ा हो और यह वास्तव में एक अच्छा समय नहीं है। वंदना ने अपनी जिम्मेदारी पर जोर देते हुए ईमानदारी से सलाह दी। कोई चिंता नहीं, मेरे पास पहले से ही योजनाएं हैं। हमें बस अपनी नई फिल्म के साथ जनता का ध्यान आकर्षित करना होगा, सान्या ने आत्मविश्वास से कहा। प्रेसिडेंट सिंघानिया, मिस्टर वीर, मैं आगे बढ़कर व्यस्त हो जाती हूँ। हमारे उद्घाटन समारोह में मिलते हैं। वंदना ने जाने से पहले वीर और आन्या को नमस्कार किया। वो काय सूरज खन्ना अपने चाचा के नए मेयर बनने के कारण इतना अकड़ रहा है? सान्या ने अपने दांत पीसे। उसे राजभाई की दुर्दशा के लिए केवल सहानुभूति महसूस हुई, गुस्से में चिल्लाते हुए, और वह कुतिया मालिनी बस भयानक है। राजभाई ने पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत की, अपने लिए एक लग्जरी कार भी नहीं खरीदी और अपनी सारी कमाई मालिनी को स्वतंत्र रूप से खर्च करने के लिए दे दी। यह उम्मीद नहीं थी कि यह कुतिया इतनी अधिक होगी। मैं निश्चित रूप से उसे एक सबक सिखाने जा रही हूँ। यह उनका पारिवारिक मामला है, तुम्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तुम इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकती। आन्या ने आह भरी। मैं नहीं कर सकती, लेकिन कोई और कर सकता है। सान्या की आंखें वीर पर एक धूर्त मुस्कान के साथ चमक उठी। वीर, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? अब तुम क्या साजिश रच रही हो? वीर तुरंत सतर्क हो गया। उसे तुरंत पता चल गया कि सान्या कुछ करने वाली है और उसने सहायता के लिए उस पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं।
तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास एक अच्छा विचार है? सान्या विजयी रूप से मुस्कुराई। जैसे ही तुम कोई हरकत करती हो, वीर को पता चल जाता है कि तुम कुछ गड़बड़ करने वाली हो, आन्या ने बीच में कहा। ओह दीदी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं अभी मुंह फुला रही हूँ। क्या ये तुलना थोड़ी अत्यधिक नहीं है? सान्या ने शिकायत में चिल्लाया। क्या यह अत्यधिक है? आन्या ने संदेह से वीर को देखा। बिल्कुल सही, वीर ने सहयोगात्मक रूप से उत्तर दिया। मैं तुम दोनों के साथ मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरे पास गंभीर काम है। सान्या खिलखिलाई। वीर, मेरी कंपनी के उद्घाटन समारोह में सूरज खन्ना निश्चित रूप से मेयर चंद्र प्रकाश के साथ दिखाई देगा। उस समय तक मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सिक्के तैयार होंगे ताकि तुम उन्हें दिखा सको कि तुम्हारे पास क्या है और बुरे लोगों को दंडित कर सको। कैसा रहेगा? तब देखेंगे। वीर ने तुरंत सहमति नहीं दी। जीजाजी, मेरे अच्छे जीजाजी, तुम मुझे मना नहीं कर सकते। सूरज खन्ना जैसा नीच आदमी हर जगह पुरुषों का अपमान है। एक पुरुष होने के नाते ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इन बुरे लोगों से निपटने की जिम्मेदारी लो। सान्या ने वीर की ओर एक जोंक की तरह बढ़ते हुए कहा। सटीक रूप से कहें तो वह वीर पर झपट रही थी, उससे चिपकने की कोशिश कर रही थी ताकि वह उसके अनुरोध पर सहमत हो जाए। वहीं रुको, हिलो मत। मुझे डर है कि तुम मुझसे चिपक जाओगी और विनती करोगी, इसलिए मैं बस सहमत हो जाता हूँ। वीर ने जल्दी से सान्या के अगले कदम को रोका। कितने निर्दयी हो तुम! मेरी बहन को इतनी हिम्मत और कोमलता से पकड़ते हो, फिर भी तुम मुझे एक आलिंगन भी नहीं दोगे। बहुत निर्दयी हो। सान्या ने वीर पर एक नाराजगी भरी नजर डाली, फिर जाने के लिए मुड़ी। राज भाई को कुछ शब्दों से सांत्वना देने के लिए फोन करने लगी। 3 दिन पश्चात, देखते ही देखते सान्या फिल्म्स के उद्घाटन का समय आ गया। उद्घाटन समारोह में उद्योग के बड़े बड़े दिग्गज एकत्रित हुए। वे शिष्टता से वार्तालाप कर रहे थे और भोजन पेय का आनंद ले रहे थे। सान्या के संबंधी उपस्थित नहीं थे, परंतु ये समारोह वास्तव में एक भव्य आयोजन और मनोरंजन जगत के लिए एक बड़ा मामला था। जैसे ही ओलंपिक खेल समाप्त हुए और राजभाई का प्रकरण चर्चा का विषय बना रहा, सान्या फिल्म्स की स्थापना ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। संवाददाता बड़ी संख्या में आए, सभी सीधा प्रसारण कर रहे थे। देश की धड़कन आ गई है। सीईओ साहिबा और देश की धड़कन एक साथ दिखाई दे रही हैं। निश्चित रूप से वे आकर्षण का केंद्र बन जाएंगी। दोनों बहनों में से कोई भी संचार माध्यमों के सामने आए, वह एक अद्वितीय और दीप्तिमान दृश्य बन जाती है, दूसरों को केवल पृष्ठभूमि बना देती है। फिर जब दोनों बहनें एक साथ दिखाई दे तो क्या कहना? वो पुरुष कौन है दोनों बहनों के साथ चल रहा है? वो उनके बहुत निकट प्रतीत होता है। वो पुरुष वीर वर्मा लगता है, सिंघानिया ग्रुप का एक सलाहकार, जो सीईओ साहिबा के साथ एक से अधिक बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दिया है। वीर, आन्या और सान्या के आगमन ने सनसनी मचा दी। विशेषकर वीर, दोनों बहनों के साथ होना वास्तव में बहुत दबाव वाला था, परंतु स्वाभाविक रूप से इसने अत्यधिक ध्यान भी आकर्षित किया। वास्तव में उस पर पड़ी दृष्टि दोनों बहनों पर पड़ी दृष्टि से भी अधिक थी, क्योंकि उनकी पहचान इतनी विशेष थी। जब ऐसा पुरुष बहनों के साथ निकटता से चलता है तो ध्यान आकर्षित न होना असंभव था। संवाददाताओं ने तीनों को घेर लिया। देश की धड़कन, सबसे पहले मुझे आपकी कंपनी की स्थापना पर हमारे दूरदर्शन केंद्र की ओर से गहरी शुभकामनाएं और आशाएं व्यक्त करने की अनुमति दें। मेरे पास देश की धड़कन के लिए एक आवश्यक प्रश्न है। राज भाई का प्रकरण बढ़ने के साथ और राज भाई के सान्या फिल्म्स के प्रमुख सितारे होने के नाते, क्या आप राज भाई के साथ अनुबंध रद्द कर देंगी? ये ज्ञात है कि इस समय राज भाई का आपकी कंपनी का प्रमुख चेहरा होना एक महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। क्या आप हमें बता सकती हैं, देवी? विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार आपकी कंपनी पर घरेलू ध्यान इस ओलंपिक खेलों के पश्चात दूसरे स्थान पर है। आपकी कंपनी ने जानकारी जारी की है कि एक धमाकेदार फिल्म बन रही है। दर्शकों की ओर से, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या इस तथाकथित धमाकेदार फिल्म में राज भाई की मुख्य भूमिका को बदला जाएगा? इसके अतिरिक्त, जैसा कि प्रचार से पता चलता है, क्या आपकी कंपनी की धमाकेदार फिल्म उद्योग में एक नई लहर बनेगी? क्या मैं श्री वीर से पूछ सकता हूं, देश की धड़कन या सीईओ साहिबा के साथ आपका ठीक ठीक क्या संबंध है? ये पहली बार नहीं है जब श्री वीर सीईओ साहिबा के साथ सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए हैं। क्या कोई रोचक छिपी हुई कहानी है? संवाददाताओं ने अपने प्रश्न पागलों की तरह दागे। उनके शब्द एक नदी की तरह बह रहे थे, जिससे अव्यवस्था उत्पन्न हो रही थी। वीर और आन्या शांत और स्थिर रहे। उन्होंने सब कुछ सान्या पर छोड़ दिया। सभी की शंकाओं के संबंध में बाद में एक समर्पित पत्रकार वार्ता होगी, और तब पूछना भी देर नहीं होगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए, यदि मेरे 8 मुख भी होते तो मैं उन सभी का उत्तर नहीं दे पाती, सान्या ने विनम्रता से कहा। देश की धड़कन, थोड़ी सी जानकारी में अधिक समय नहीं लगेगा। संवाददाताओं ने तीनों को नहीं छोड़ा। इसी क्षण हंसा और 10 महिलाएं भीड़ से निकलीं, रास्ता साफ करते हुए ताकि वीर और अन्य लोग संवाददाताओं के घेरे से बाहर निकल सकें। सीईओ साहिबा और देश की धड़कन एक साथ दिखाई दे रही हैं।
देश की धड़कन का कथित प्रेमी सामने आया है। अधिक संभावना है कि वह सीईओ साहिबा का प्रेमी है। एक रहस्यमयी पुरुष और उसके सीईओ साहिबा और देश की धड़कन के बीच के विस्तृत संबंध। अविश्वसनीय रूप से दोनों बहनों के आसपास की 10 महिला अंगरक्षकों की पहचान क्या है? एक के बाद एक आकर्षक शीर्षक संचार माध्यमों की रिपोर्टिंग का मुख्य केंद्र बन गए। वीर पर ध्यान सबसे अधिक था, यहां तक कि हंसा और 10 महिलाओं पर भी कुछ ध्यान गया। घटनास्थल पर मनोरंजन उद्योग में कई संभ्रांत लोग थे, जिनमें चेतन और डायरेक्टर राकेश भी शामिल थे, जिन्होंने पिछली बार सान्या पर आक्रमण किया था। प्रकाश और शालिनी, जो वीर की वास्तविकता की जांच कर रहे थे, वे भी उपस्थित थे। सान्या के नेतृत्व में वे राजेश कुमार और रोहित मेहरा के पास गए। राजेश कुमार, हाल ही में एक चर्चित व्यक्ति, सान्या फिल्म्स के प्रमुख सितारे थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें सान्या से अलग रहना था। सान्या न केवल फिल्म कंपनी की मालकिन थी, बल्कि अपनी ही कंपनी की सर्वश्रेष्ठ कलाकार भी थी। डायरेक्टर रोहित मेहरा दल के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। राजेश कुमार और रोहित मेहरा वास्तव में सान्या के अधीन प्रमुख सितारे थे। अब से हमें आपको बॉस कहना होगा। राजेश कुमार और रोहित मेहरा खड़े हुए, सान्या को देखकर पूरी तरह मुस्कुराए। रोहित मेहरा की मुस्कान सच्ची थी, जबकि राजेश कुमार केवल एक विवश मुस्कान ही दे सके। आप मुझे पहले जैसे बुलाते थे, अब भी वैसे ही बुलाते रहें। मुझे बॉस कहलाने की आदत नहीं पड़ेगी। सान्या सिंघानिया धीरे से हंसी। ये कैसे हो सकता है? पहले मैं आपको देश की धड़कन या देवी कहता था जैसे बाकी सब कहते हैं। ये हमेशा असहज लगता था, जैसे मैं देवी का प्रशंसक हूँ। अब साहसपूर्वक आपको बॉस कहकर मुझे किसी भी भावना की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि मेरी पत्नी इसे देख ले और फिर से ईर्ष्या का घड़ा फोड़ दे, रोहित मेहरा ने दिल से कहा। ठीक है रोहित भाई, आपको जो अच्छा लगे वही कहिए। इस उद्योग में बहुत कम लोग आपकी तरह अपनी पत्नियों से डरते हैं, सान्या सिंघानिया ने सहजता से कहा। वो प्रेम है, डर नहीं, रोहित मेहरा ने अपना बचाव किया। मनोरंजन की दुनिया में सान्या बहुत से लोगों का सम्मान नहीं करती थी और केवल 3 लोगों के लिए सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करती थी, रोहित मेहरा, राजेश कुमार और मैनेजर वंदना। राज भाई अभी भी परेशान हैं। मैं आपको बताती हूँ, एक ही पेड़ पर मत लटके रहिए। इस दुनिया में बहुत सारी अच्छी महिलाएं हैं, आपको कोई ऐसा मिल जाएगा जो वास्तव में आपकी परवाह करता हो, सान्या ने धीरे से कहा। हाय, राजेश कुमार के अनुभवी चेहरे पर उदासी छाई हुई थी जब उन्होंने अपनी ऊर्जा जुटाई। बॉस, आप तर्कसंगत बात करती हैं, लेकिन एक दिन का पति पत्नी का साथ 100 दिनों की कृपा लाता है। वह ऐसा कैसे कर सकती थी? राज भाई, मैंने अभी आपको क्या बताया? आप बहुत ईमानदार हैं, इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि चोट न लगे। आप अपने धन के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, उसे अपने ऊपर व्यय करने में अनिच्छुक रहते हैं, एक पुरानी गाड़ी चलाते हैं, अपनी सारी कमाई उस महिला को स्वतंत्र रूप से व्यय करने के लिए दे देते हैं। उसने अपने जीवन का आनंद लिया जबकि आपने कष्ट सहे, रोहित मेहरा ने आह भरी। मैं बस चाहता था कि वो अच्छा खाए, अच्छा पहने और अच्छी चीजें रखे। क्या ये गलत था? राजेश कुमार ने कड़वाहट से कहा। निश्चित रूप से ये गलत है। जैसा कि कहा जाता है, मेरी सच्चाई उसे रास नहीं आई। यह आप पर पूरी तरह से लागू होता है, रोहित मेहरा ने विलाप किया। क्या मैंने अपनी सारी सच्चाई के बदले में उसकी सच्चाई नहीं पाई? कौन अनुमान लगा सकता था कि ऐसा कुछ होगा? राजेश कुमार ने दुख से कहा। आपका इरादा अच्छा था, लेकिन गलत जगह पर स्नेह एक बड़ा दुख है, सान्या सिंघानिया ने बीच में कहा। राज भाई, आपको रोहित भाई से सीखना चाहिए। यद्यपि वह अपनी पत्नी से डरते हैं, उन्होंने किसी विश्वसनीय को चुना। हाय, राजेश कुमार ने भारी आह भरी। इसी क्षण मालिनी सूरज खन्ना के साथ हाथ में हाथ डाले इस स्थान की ओर चली। अचानक राजेश कुमार का चेहरा अत्यंत काला पड़ गया, क्रोध उमड़ पड़ा। सुधा सिंघानिया ये देखकर थोड़ी चकित हुई कि वीर इतनी आसानी से चला गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या मुझसे कोई भूल हुई? नहीं, यह असंभव है। यद्यपि वह इसे अच्छी तरह से छिपाता है, मुझे पता है कि आन्या के निकट आने के उसके कुछ बुरे इरादे हैं। वह भाव खाने का नाटक कर रहा है, इस आशा में कि मैं उसे रुकने के लिए कहूंगी, वह इसके बारे में भूल सकता है। यह एक उपहास है। उसे मेरी बेटी के साथ रहने का क्या अधिकार है? न जाने किस कुल का एक लड़का चाल चलने की चेष्टा कर रहा है, अंत में रोता हुआ रह जाएगा। विजयी महसूस करते हुए सुधा सिंघानिया का क्रोध तब भड़क उठा जब उन्होंने वीर को ये कहते सुना कि वह एक असाध्य रोग से पीड़ित है। उन्होंने जोर से शाप दिया, दुष्ट, बीमार तुम हो, मुझे शाप दे रहे हो कि मेरे पास केवल कुछ ही वर्ष बचे हैं। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारी बुरी मौत हो, जैसे सड़क पार करते समय गाड़ी से कुचल जाओ। वह पहले कभी इतनी क्रोधित नहीं हुई थी जितनी अब थी। पूरी तरह से स्वस्थ होने के बावजूद वीर द्वारा शाप दिए जाने से उन्हें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वास्तव में वीर का निदान निराधार नहीं था। कुछ ही दिनों में सुधा सिंघानिया को एक चिकित्सालय के बिस्तर पर मृत्यु की प्रतीक्षा करने का दर्द पता चल जाएगा।
तब तक सुधा सिंघानिया को ये ज्ञात हो जाएगा कि वीर के शब्द मंगलवंत नहीं थे, बल्कि वास्तव में सत्य थे। वीर बंगले से निकल गया। सच कहूं तो वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसे जाना पड़ा। सुधा सिंघानिया के इस तरह उसे भगाने के बाद वह निर्लजता से कैसे रुक सकता था? उसे क्यों रुकना चाहिए? सुधा सिंघानिया के शब्द पूरे बंगले में गूंज रहे थे। आन्या सिंघानिया उन्हें सुनने के पश्चात शीघ्रता से अपनी माँ के पास दौड़ी। अपनी माँ को क्रोधित देखकर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। उसे अपनी माँ के आने के कारणों पर कुछ संदेह था। यह निश्चित रूप से वीर के लिए था। इसका उल्लेख दूरभाष पर किया गया था, तो आन्या सिंघानिया चिंतित कैसे नहीं होती? माँ, वीर कहाँ है? आन्या सिंघानिया को वीर कहीं नहीं दिखा और उसने जोर से पूछा। चला गया। मैंने उसे बंगले से बाहर निकाल दिया। जब तक वह खुद को एक पुरुष समझता है, वह तुम्हारे सामने फिर कभी नहीं आएगा। मेरे सामने चाल चलने की चेष्टा कर रहा है। वह बहुत अनुभवहीन है। बेटी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, वह लड़का अच्छा नहीं है। उसके साथ मत उलझो। तुम्हें ये भी नहीं पता कि वह अभी मुझे शाप दे रहा था। कह रहा था कि मेरे पास अधिक वर्ष नहीं बचे हैं। क्या ये क्रोध दिलाने वाला नहीं है? सुधा सिंघानिया ने लगातार आलोचना की, लेकिन वह अचानक रुक गई जब उन्होंने अनुभव किया कि उनकी बेटी उन्हें क्रोध से घूर रही है, जो उनके लिए बहुत आश्चर्य और असंतोष का कारण था। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? एक अनजान पुरुष के लिए तुम अपनी माँ को इस तरह देखने का साहस करती हो। क्या मैं तुम्हारी शत्रु हूँ? ये किस प्रकार की दृष्टि है? माँ, आपने मुझे निराश किया है। चिल्लाने के पश्चात आन्या सिंघानिया घबराहट में बंगले से बाहर भाग गई। मुझ पर चिल्लाने का साहस करती हो, हैं? अब बहुत साहसी हो रही हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। रुको, तुम वहीं रुको। सुधा सिंघानिया ने क्रोध से चिल्लाया। आन्या सिंघानिया बंगले से बाहर भागी, लेकिन उसे वीर का कोई निशान नहीं मिला। उसने पागलों की तरह खोजा, लेकिन उसका कोई संकेत नहीं था। वह अजय के पास भागी और उत्सुकता से पूछा, वीर, क्या तुमने वीर को देखा है? नहीं। क्या वो बंगले के भीतर नहीं है? अजय ने भ्रम में उत्तर दिया। वीर के कौशल के साथ वह किसी को देखे बिना बंगले से निकल सकता था। अजय के पास उसे देखने का कोई उपाय नहीं था। आन्या सिंघानिया भी यह समझ गई। उसका हृदय अचानक खाली सा हो गया, जैसे खोखला हो गया हो। एक घुटन की भावना उस पर छा गई। उसे डर था कि वीर उसके जीवन से बस ऐसे ही लुप्त हो जाएगा और फिर कभी नहीं आएगा, ठीक वैसे ही जैसे वह अचानक प्रकट हुआ था और उसे एक अभूतपूर्व सुरक्षा का भाव दिया था। उसका सबसे बड़ा डर यह था कि वीर उसे बस ऐसे ही छोड़ देगा। आन्या सिंघानिया लड़खड़ाई, बंगले की सीढ़ियों पर बैठ गई, क्योंकि एक अशुभ विचार उस पर छा गया। एक ज्वार की तरह उसे लहरों के बाद लहरों में डुबो रहा था। उसने शीघ्रता से अपना दूरभाष निकाला और वीर का क्रमांक मिलाया। कुछ घंटियों के पश्चात वीर ने अपना दूरभाष बंद कर दिया। क्या वो बस ऐसे ही चला गया? कोई परवाह नहीं, मेरी दुनिया से हमेशा के लिए लुप्त हो गया? वापस आ जाओ, शीघ्र वापस आ जाओ, मेरे पास वापस आ जाओ। आन्या सिंघानिया ने वीर के साथ बिताए सभी क्षणों के बारे में सोचा। संकट के क्षण, अजीब क्षण, गर्मजोशी के क्षण और शर्म के क्षण। उसकी भावनाएं अब नियंत्रित नहीं हो सकती थीं। वे उमड़ पड़ीं और उसके आंसू गिर पड़े। तुम बुरे व्यक्ति हो, मेरे पास वापस आ जाओ। क्या तुमने वचन नहीं दिया था कि तुम हर दिन मेरे साथ नाश्ता करोगे? तुम अपना वचन नहीं तोड़ सकते। अभी मेरे सामने प्रकट हो जाओ। आन्या सिंघानिया ने असहाय होकर पुकारा। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। अजय दूर खड़ा था, उसकी मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थीं। आन्या सिंघानिया को इस तरह देखकर उसका दिल भी दुख रहा था। उसने उसे पहले कभी रोते नहीं देखा था, इतना दुखी होकर रोते हुए तो बिल्कुल नहीं। ये जानकर कि यह सब वीर के कारण हुआ है, उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। एक और यह था कि आन्या सिंघानिया वीर की कितनी परवाह करती थी, जिससे उसे दर्द हो रहा था। दूसरी ओर, उसे रोता हुआ देखकर वीर को मारने के विचार भी उसके मन में आ रहे थे। वीर, तुम दुष्ट, कभी मुझे दिखाई मत देना, वरना मैं तुम्हें इसका मूल्य चुकाऊंगा, अजय ने दांत पीसते हुए सोचा। सुधा सिंघानिया बंगले से बाहर निकली। अपनी बेटी को ऐसी अवस्था में देखकर उनका दिल कांप गया। बचपन की एक घटना के बाद से उनकी बेटी न तो मुस्कुराती थी और न ही रोती थी, लेकिन अब उसे इतना हृदयविदारक रूप से रोते देखकर सुधा सिंघानिया का दिल दुख गया। उन्हें अचानक लगा कि शायद उन्होंने कुछ गलत किया है, लेकिन उन्होंने ये सब सिंघानिया ग्रुप के लिए, आन्या सिंघानिया के लिए किया था। क्या उनके इरादे अच्छे नहीं थे? बेटी, सुधा सिंघानिया अपनी बेटी के पास गई, उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। यदि वो रोना चाहती थी तो वो उनकी बाहों में रो सकती थी। मैं तुमसे घृणा करती हूँ, मैं तुमसे घृणा करती हूँ। तुमने उसे क्यों भगाया? क्यों? आन्या सिंघानिया ने सुधा सिंघानिया पर चिल्लाया, फिर अपनी माँ को दूर धकेल दिया और बंगले में भाग गई। सुधा सिंघानिया एक क्षण के लिए रुकी और शीघ्रता से उसके पीछे भागी, लेकिन आन्या सिंघानिया तेज दौड़ी, खुद को अपने कक्ष में बंद कर लिया। आन्या सिंघानिया अपने बिस्तर पर गिर पड़ी, अपना सिर ढककर दर्द से रोने लगी।
सुधा सिंघानिया द्वार नहीं खोल सकी और प्रवेश द्वार पर हतप्रभ खड़ी रहीं। सुधा सिंघानिया भारी कदमों से पहली मंजिल पर बैठक कक्ष में गई, ये जानते हुए कि वह अपनी बेटी को सांत्वना नहीं दे सकती, इसलिए वह केवल प्रतीक्षा कर सकती थी। अब यदि वो वीर को ढूंढ लेती तो उनकी बेटी रोना बंद कर देती, लेकिन वह उसे कैसे ढूंढ सकती थी? इसके अतिरिक्त सुधा सिंघानिया उसे खोजने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकती थी। उन्हें क्यों करना चाहिए? रोने के पश्चात सब ठीक हो जाएगा। बस एक पुरुष, कुछ महत्वपूर्ण नहीं, जब तक वह बहुत गहराई में नहीं है, उसे शीघ्र ही वीर को भूलने देना कोई बुरी बात नहीं है। मैं यह मानने से इनकार करती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा उससे चिपकी रहेगी। कुछ समय पश्चात सब कुछ धूमिल हो जाएगा, सुधा सिंघानिया ने जोर से कहा। अपनी बेटी की प्रतिक्रिया से वह स्पष्ट रूप